15 साल तक वाटरप्रूफ मटेरियल बेचा है। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन पानी में फंसकर डूब जाऊंगा। 15 जुलाई की दोपहर मैं वेयरहाउस में सामान गिन रहा था। अचानक मेरे फोन पर एक अजीब वेदर अलर्ट आया। कोई मामूली ऑरेंज रेनस्टॉर्म वार्निंग नहीं, बल्कि एक गहरे बैंगनी रंग का अलर्ट था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बारिश की भविष्यवाणी। 72 घंटों में 800 से 1000 mm। क्या पूरा समंदर बरसने वाला है? वेयरहाउस एक स्टीमर की तरह तप रहा था। बिना शर्ट के भी मैं पसीने से भीग रहा था। जुलाई की दोपहर। छत की छत आग की तरह गर्म थी, यहाँ तक कि पंखे से भी गर्म हवा आ रही थी। एलेक्स, मुझे वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन के 20 और रोल दो। टॉम, मेरा रेगुलर कस्टमर और फोरमैन, दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। उसका चेहरा अजीब लग रहा था। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या तुम आज सुबह ही 10 रोल नहीं ले गए थे? काफ़ी नहीं है, बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। क्या तुमने मौसम की भविष्यवाणी देखी? तभी मेरी नज़र मेरे फ़ोन पर चमक रहे उस गहरे बैंगनी अलर्ट पर गई। मैंने डिटेल्स के लिए टैप किया। मौसम विभाग के मुश्किल शब्दों से मेरा सर चकरा गया। बहुत ज़्यादा तेज़ी से बरसने वाले बादलों का झुंड। पानी की भाप का असाधारण बहाव। 72 घंटों से ज़्यादा तक गंभीर मौसम बने रहने की उम्मीद। इसका मतलब क्या है? टॉम ने मुश्किल से थूक निकला। मतलब बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, बहुत ज़्यादा। मैं 20 साल से कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा हूँ, ऐसी चेतावनी कभी नहीं देखी। वो पागलों की तरह सामान खरीदने लगा। वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन्स, लीक रोकने वाला पेस्ट, सीमेंट, वाटरप्रूफ कोटिंग्स, जो कुछ भी वो उठा सकता था उसने सब अपने ट्रक में लोड कर लिया। दूसरे कस्टमर्स उसे देखकर पैनिक बाइंग करने लगे। 1 घंटे से भी कम समय में मैंने अपने वाटर मटीरियल्स का 1/3 स्टॉक बेच दिया था। एलेक्स, रेत की बोरियां है क्या? एक दूसरे फोरमैन ने पूछा। कौन रखता है रेत की बोरियां? मैंने ना में सर हिलाया। जल्दी से सामान भरवा लो, ये बारिश मजाक नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपने सप्लायर को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि रेत की बोरियां कब की बिक चुकी हैं। शाम के 4 बजे आसमान अचानक काला हो गया। गर्मियों के दिन थे, लेकिन लग रहा था जैसे सर्दियों की शाम के 5 या 6 बज गए हों। हवा तेज हो गई, वेयरहाउस के लोहे के दरवाजे से टकराने लगी। मैंने वेयरहाउस बंद किया और घर के लिए निकल गया। मार्केट से गुजरते हुए मैं चौंक गया। आमतौर पर मार्केट इस वक्त तक बंद हो जाती है, लेकिन आज वहां लोगों की भीड़ थी। अधेड़ उम्र की औरतें थैले लेकर पागलों की तरह चावल, आटा, अनाज, तेल, इंस्टेंट नूडल्स, पानी की बोतलें, जो कुछ भी मिल रहा था उठा रही थीं। 5 पाउंड पोक 100 युआन का। लेना है तो लो, वरना जाओ, कसाई चिल्लाया। कल तो ये 40 का नहीं था। कल था। तुम्हें दिख नहीं रहा आज के बाद कितनी बड़ी बारिश आने वाली है? पैसा भी कुछ नहीं खरीद पाएगा। मेरा दिल डूब गया। मार्केट के दुकानदार जो सालों से यहाँ हैं, उन्हें ऐसी अजीब परिस्थितियों का अंदाज़ा किसी से भी पहले हो जाता है। अगर वो भी सामान जमा कर रहे हैं तो मैंने भी जल्दी से भीड़ में घुसकर अपना रास्ता बनाया। मैंने इंस्टेंट नूडल्स के 2 डब्बे, एक चावल की बोरी और पानी की बोतलों के कुछ केस उठाए। चेकआउट पर कैशियर ने कहा, हमारे पास कंप्रेस्ड बिस्किट्स हैं, चाहिए क्या? हाँ, जितने हैं सारे दे दो। अपने घर वापस आकर मैं एक पुराने इलाके के रिलोकेशन अपार्टमेंट में रहता हूँ। 6ठी मंजिल, लिफ्ट नहीं है। सीढ़ियाँ चढ़ना नर्क जैसा थका देता है। आमतौर पर आज इतना सारा सामान उठाकर आधे रास्ते में ही मेरी सांस फूल रही थी। 5वीं मंजिल पर जॉर्ज ने अपना दरवाज़ा खोला और मुझे देखा। एलेक्स, इतना कुछ क्यों खरीदा? बस एहतियात के लिए। सुना है बहुत तेज बारिश आने वाली है। जॉर्ज ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। हमारे जैसे शहर में कितनी ही तेज बारिश हो सकती है। 2 साल पहले उन्होंने कहा था सदी में एक बार आने वाली बाढ़ आएगी। सिर्फ कुछ गलियों में पानी भरा था। मैंने बहस नहीं की, बस सीढ़ियां चढ़ता रहा। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा, बारिश की पहली बूंद गिरी। ये कोई मामूली बूंद नहीं थी। ये खिड़की की दहलीज पर ऐसे टकराए जैसे किसी ने कांच की गोली फेंकी हो। फिर बारिश की मोटी बूंदें गिरने लगीं। सिक्योरिटी बार्स पर मशीन गन की गोलियों की तरह टकरा रही थीं। मैंने खिड़की से झुककर नीचे देखा। सड़क पर पैदल चलने वाले लोग सिर ढककर भाग रहे थे। बारिश की बूंदें जमीन से टकराकर आधा मीटर ऊंची उछल रही थी। एक डिलीवरी वाले की स्कूटर बारिश में बुरी तरह फंस गई थी, लड़खड़ा रही थी। इस बारिश में कुछ तो गड़बड़ है। मेरा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का ग्रुप चार्ट था। प्रिय पड़ोसियों, मैं प्रॉपर्टी मैनेजर बोल रहा हूं। सूचना मिली है, कृपया बाढ़ से बचने की तैयारी करें। सुनिश्चित करें कि दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद हैं। नीचे की मंजिल वाले लोग बाढ़ से सावधान रहें। हमने प्रॉपर्टी फीस दी है, तुम लोग नालियां साफ क्यों नहीं करते? पिछले साल ही तो जाम हुई थी। बहस करना बंद करो।
सुपरमार्केट जाओ और अभी खाना खरीदो, देर हो गई तो कुछ नहीं मिलेगा। मैंने अपना फोन बंद कर दिया और अपने सामान की जांच करने लगा। बिल्डिंग मटेरियल डीलर होने के नाते मेरे घर पर वाटरप्रूफिंग सामान की कोई कमी नहीं थी। वाटरप्रूफ टेप, ग्लास, सीलेंट, वेदर स्ट्रिपिंग, मेरे पास सब कुछ था। बाहर बारिश और तेज हो गई। आवाज तड़तड़ाने से दहाड़ने में बदल गई। पूरी दुनिया बारिश के एक सफेद पर्दे में बदल गई थी। सड़क के पार वाली बिल्डिंग तक नहीं दिख रही थी। मैंने टीवी चलाया। हर चैनल पर मौसम की चेतावनी आ रही थी। एंकर का चेहरा गंभीर था। असाधारण मौसम के कारण हमारे शहर में ऐतिहासिक रूप से लगातार भारी बारिश होगी। नागरिक कृपया तैयारी करें, जरूरी ना हो तो बाहर ना निकलें। मेरा बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री का ग्रुप चार्ट मैसेजेस से भर गया। वाटरप्रूफ मटेरियल पूरी तरह बिक चुका है। किसी ने अभी अभी रेत की बोरियों के लिए 5 गुना कीमत ऑफर की है। मेरे पास कुछ प्लास्टिक शीट है, 50 पर स्क्वायर मीटर। पहले आओ, पहले पाओ। इन मैसेजेस को पढ़कर मैं और ज़्यादा बेचैन हो गया। इस बिजनेस में 15 साल हो गए, मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन इस बार मुझे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। बाहर बारिश और तेज हो गई। नीचे की नाली से बुलबुले उठने लगे। गुदगुदाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे ज़मीन के नीचे कोई राक्षस जाग रहा हो। मैंने अपना फ़ोन निकाला और कुछ करीबी दोस्तों को मैसेज किया, भाई ये बारिश बहुत ख़राब है, अभी खाना जमा कर लो। ज़्यादातर ने जवाब दिया, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। सिर्फ एक दोस्त जो जल प्रबंधन में काम करता है, उसने 3 शब्दों में जवाब दिया, जल्दी खाना जमा करो। मैंने और देर नहीं की। रेनकोट पहना और नीचे भागा। कॉम्प्लेक्स के गेट पर कन्वीनियंस स्टोर पूरा खाली हो चुका था। मालिक दुकान बंद कर रहा था। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। पैसा अब बेकार है। मैं 3 गलियां पार करके भागा और आखिर में एक छोटा सुपरमार्केट खुला मिला। अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। लोग हर तरफ शॉपिंग कार्ट लेकर टकरा रहे थे। शेल्व्स बिल्कुल खाली थीं। मैंने इंस्टेंट नूडल्स के आखिरी 2 डब्बे उठा लिए, अचार के कुछ पैकेट, 1 दर्जन सॉसेज। चेकआउट पर मालिक ने 800 रुपए बताए। उस सामान के जो आमतौर पर 100 से कम का होता है, तुम्हें 800 देने हैं। लेना है तो लो वरना जाओ, तुम्हारे पीछे लोग इंतजार कर रहे हैं। मैंने दांत पीसकर पैसे दे दिए। वापसी में बाढ़ का पानी मेरे टखनों से ऊपर आ गया था। आमतौर पर 10 मिनट का रास्ता मुझे पानी में से चलते हुए आधा घंटा लग गया। सड़क के किनारे की नालियां सब उफन रही थीं। कचरा और गंदगी हर तरफ बह रही थी। एक कार पानी में फंस गई थी। मालिक छत पर खड़ा मदद के लिए चिल्ला रहा था। कुछ राहगीर धक्का देकर मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहाव बहुत तेज था। उन्हें बिल्कुल भी सहारा नहीं मिल रहा था। जैसे मैं पास से गुजरा, मैंने मालिक की बेबस चीख सुनी, कोई मुझे यहां से निकाल दो, मैं 1000 युआन दूंगा। किसी ने जवाब नहीं दिया। इस मौसम में हर कोई बस अपनी जान बचा रहा था। आखिरकार कॉम्प्लेक्स में वापस पहुंचा। पहली मंजिल की लॉबी में पानी भर गया था। नीचे की मंजिल के कुछ लोग अपना सामान निकाल रहे थे। लिफ्ट कब की बंद हो चुकी थी। पानी इतनी जल्दी अंदर आ गया। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। बूढ़े गार्ड का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। सारी नालियां जाम हैं, पानी वापस आ रहा है। मैं 10 साल से इस जगह की निगरानी कर रहा हूं, ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। मैं अपना सामान ऊपर ले गया। हर मंजिल पर अलग अलग आवाजें आ रही थी। दूसरी मंजिल पर लोग दरवाजों पर तख्ते ठोक रहे थे। तीसरी मंजिल पर लोग फर्नीचर हटा रहे थे। चौथी मंजिल पर बहस हो रही थी। ऐसे वक्त में तुम्हें अब भी उस पैसे की पड़ी है? ये मेरी माँ की दी हुई ज्वेलरी है, तुम मरने वाले हो, ज्वेलरी का क्या काम है? छठी मंजिल पर वापस आकर मैंने जल्दी से सारे दरवाजे और खिड़कियों के गैप वाटरप्रूफ टेप से बंद कर दिए। दरवाजे के पास सीमेंट की कुछ बोरियां लगा दी। भले ही मैं छठी मंजिल पर हूं, इस बारिश में कौन जानता है पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। रात के 8 बजे बिजली चली गई। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बारिश की दहाड़ बाकी थी। मैंने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाई, सामान गिनना शुरू किया। खाना 1 हफ्ते तक चलेगा। पानी के 4 केस, मोमबत्तियां, लाइटर, फ्लैशलाइट सब यहाँ हैं। एक बैचलर के लिए ये काफ़ी है। फ़ोन का सिग्नल आ जा रहा था। आखिरी मैसेज जो मुझे मिला वो शहर से एक इमरजेंसी नोटिस था। नागरिक सुरक्षित स्थानों पर रहें, बाहर ना निकलें, अगली सूचना का इंतज़ार करें। मैं खिड़की के सहारे खड़ा हो गया। बाहर अंधेरे को घूर रहा था। बारिश और तेज होती जा रही थी। बारिश की बूंदें शीशे पर ऐसे टकरा रही थीं जैसे अनगिनत हाथ दस्तक दे रहे हों। नीचे से कार के अलार्म बज रहे थे।
एक के बाद एक, जैसे इस शहर की मरती हुई वेल्स हों। रात के 2 बजे एक जोर से धमाके ने मुझे जगा दिया। मैंने खिड़की से झुककर नीचे देखा। बिजली की चमक में मैंने देखा कि कॉम्प्लेक्स की बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा गिर गया है। बाढ़ का पानी एक आज़ाद जानवर की तरह अंदर घुस रहा था। नीची जगहों पर पार्क की हुई कई कार्स बह गईं, बहाव में घूमती हुई आखिर में सीढ़ियों से जा टकराईं। मेरा दिल बिल्कुल बैठ गया। जज, 15 साल तक मैंने अनगिनत वाटरप्रूफ मटेरियल बेचे, अनगिनत कस्टमर्स को लीक से परेशान देखा। मैं हमेशा उनसे विश्वास के साथ कहता था, ऐसा कोई पानी नहीं है जिसे हम बाहर ना रख सकें। अब मुझे एहसास हो रहा है कि असली बाढ़ के सामने इंसान की सुरक्षा मजाक है। बारिश गिरती रही। ये बारिश तो बस शुरू हुई है। सुबह का वो हादसा तो बस शुरुआत थी। मैं अब और सो नहीं सकता। इससे अच्छा खिड़की के पास बैठकर नीचे पानी का लेवल देखता रहूं। फोन में अभी भी बैटरी थी, लेकिन सिग्नल पूरी तरह से जा चुका था। आखिरी सोशल कल रात 11 बजे का था। कोई रीसेलर फ्रेंच परफ्यूम पर क्लियरेंस सेल का ऐड दे रहा था। कितना अजीब है। सुबह होते ही बारिश थोड़ी हल्की हुई। तभी मैंने नीचे की तबाही देखी। पूरा कॉम्प्लेक्स एक बाढ़ग्रस्त बंजर जमीन में बदल गया था। कल रात दिख रही कारों की छतें गायब हो चुकी थीं। अब सिर्फ एंटेनाज सतह पर घूम रहे थे। कॉम्प्लेक्स की हरियाली, एक्सरसाइज के सामान, पवेलियंस, सब कुछ गदले पीले पानी के नीचे गायब हो गया था। पानी दूसरी मंजिल की खिड़कियों तक आ गया था। मैं 6ठी मंजिल पर हूं। देखा, जाए तो सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन उस उफनते पानी को देखकर मुझे जरा सा भी भरोसा नहीं था। इससे भी बुरा ये था कि मुझे एहसास हुआ कि पानी साफ नहीं है। ये गदला और काला था। उस पर कचरा, टहनियां और ऐसी चीजें तैर रही थी जिनके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता। अचानक जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज से मैं चौंक गया। कौन है? मैं हूं, जॉर्ज। एलेक्स, तुम्हारे पास खाना है। मैं हिचकिचाया, फिर दरवाजा खोला। जॉर्ज दरवाजे पर खड़ा था, चेहरा पीला, आंखें लाल। मैंने कल इसे सीरियसली नहीं लिया था, घर पर कुछ भी तैयार नहीं किया। उसने अपने हाथ रगड़े। क्या तुम? मैंने उसे इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट और पानी की 2 बोतलें दी। इसे ध्यान से इस्तेमाल करना। जॉर्ज बार बार शुक्रिया कहते हुए चला गया। मैं जानता हूं ये तो बस शुरुआत है। जैसे ही दूसरों को पता चलेगा, मेरा सामान बांटने के लिए काफी नहीं होगा। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। आधे घंटे से भी कम समय में हॉलवे में हलचल शुरू हो गई। दूसरी मंजिल के लोग अपने परिवारों के साथ ऊपर आ गए। उनके अपार्टमेंट्स में पानी भर गया था। आदमी टीवी उठा रहे थे, औरतें बिस्तर ले जा रही थीं। एक जवान लड़की ने एक बिल्ली को पकड़ा हुआ था। कहाँ जाएं? क्या हम हॉलवे में रह सकते हैं? डूबने से तो बेहतर है। ये सब प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की गलती है। नालियां हर साल जाम होती हैं, कभी ठीक नहीं होती। शोर बढ़ता जा रहा था। मैंने बस अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, नज़र से दूर, दिमाग से दूर। लेकिन मुसीबत ने मुझे ढूंढ ही लिया। तीसरी मंजिल से लिंडा ने दरवाज़ा खटखटाया। एलेक्स, तुम अकेले रहते हो? बहुत जगह है। क्या हम तुम्हारे यहाँ रुक सकते हैं? सिर्फ मैं और मेरे पति, कोई परेशानी नहीं देंगे। मैं लिंडा को जानता था। वो आमतौर पर कॉम्प्लेक्स के गेट पर नाश्ता बेचती है। वो एक अच्छी इंसान है। लेकिन अभी, लिंडा, मुझे माफ़ करना, मेरी जगह छोटी है। लिंडा का चेहरा बदल गया। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया है। हमेशा ब्रेकफास्ट ट्रैप के साथ एक्स्ट्रा देती थी, कभी पैसे नहीं लिए। भूल जाओ, मैं किसी और से पूछ लूंगी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन मैं साफ जानता था कि अगर अब मैं नरम दिल बना तो बाद में हालात और ख़राब हो जाएंगे। दोपहर, बारिश फिर से तेज़ हो गई। मैं खिड़की से बाहर झुककर देखने लगा। पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था, लगभग तीसरी मंजिल तक पहुंचने वाला था। सामने वाली बिल्डिंग में कोई खिड़की से बेडशीट हिला रहा था, जैसे मदद मांग रहा हो। लेकिन इतनी दूरी से कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। इससे भी ज्यादा डरावना ये था कि पानी का रंग गडले पीले से स्लेटी काले रंग में बदल गया था, जिस पर तेल जैसी परत तैर रही थी। मैंने मरी हुई मछलियां, फूली हुई और ऊपर की तरफ पेट करके तैरते हुए देखें, और कचरे के थैले। पता नहीं उनके अंदर क्या था। हवा में सड़न की बदबू थी। खिड़कियां बंद होने के बाद भी ये अंदर आ रही थी। हॉलवे में एक और हंगामा शुरू हो गया। चौथी मंजिल वाला रहने के लिए पैसे ले रहा है, 1 दिन के 500 युआन। वो सीधे सीधे लोगों को लूट क्यों नहीं लेता? उनके पास जगह है, तुम्हारे पास है क्या? क्या ये लूट नहीं है? मैं कहता हूं हम सब मिलकर छत पर एक शेल्टर बनाते हैं। इतनी तेज हवा और बारिश में शेल्टर बनाना, क्या वो टिकेगा?
एक के बाद एक बहस शुरू हो गई। मैंने पीप होल से झांका। हॉलवे लोगों से भरा हुआ था। हर तरफ बिस्तर के ढेर लगे थे। किसी ने खाना पकाने के लिए आग जलाई। दुम घोंटने वाला धुआं दरवाजे की दरारों से अंदर आ रहा था। अचानक एक चीख हवा में गूंजी। कोई पानी में कूद गया। मैं खिड़की की तरफ भागा। पानी पर एक साया तैरता हुआ देखा। तेजी से बहाव के साथ बह गया। सामने वाली बिल्डिंग से कोई था। शायद उम्मीद खो चुका था। जिंदा रहने के लिए कहीं तैरकर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये बहाव, 1 मिनट से भी कम समय में वो शख्स गायब हो गया। हॉलवे कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर और ज्यादा घबराहट फैल गई। ऐसा नहीं होगा, कोई हमें बचाने आएगा। बचाओ, बाहर देखो, पूरा शहर ऐसा ही है। कौन आ रहा है? घबराहट बीमारी की तरह फैल गई। कुछ लोग रोने लगे, कुछ प्रार्थना करने लगे, दूसरे दरवाजे पीटने लगे। मुझे पता है तुम्हारे पास खाना है, हम सब पड़ोसी हैं। क्या तुम हमें मरने के लिए छोड़ दोगे? इसे तोड़ दो, अंदर जरूर सामान है। मैंने जल्दी से फर्नीचर से दरवाजा बंद कर दिया। मेरी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। बाहर से पीटने की आवाज और तेज हो गई। मुझे लकड़ी के टूटने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ऐसे नाजुक वक्त में 6ठी मंजिल से मार्कस बोला, सब रुक जाओ। अगर किसी ने ये जारी रखा तो मैं उन्हें नीचे फेंक दूंगा। मार्कस एक पुराना सैनिक था। आमतौर पर शांत रहता था, लेकिन कॉम्प्लेक्स में उसका बहुत सम्मान था। जैसे ही वो बोला, बाहर धीरे धीरे शांति हो गई। ये आपसी झगड़े का वक्त नहीं है। मार्कस की आवाज स्थिर थी। अपनी अपनी जगह वापस जाओ या हॉलवे में ही रहो। अगर किसी ने चोरी करने की कोशिश की तो मैं सबसे पहले उन्हें रोकूंगा। भीड़ छट गई, लेकिन मैं जानता था कि ये बस थोड़ी देर के लिए है। जब लोग सच में भूखे होंगे तो कोई भी अधिकार मायने नहीं रखेगा। शाम, मैंने कंप्रेस्ड बिस्किट्स चबाए, उन्हें पानी की बोतल से निगल लिया। इन चीज़ों का स्वाद बहुत बुरा था, लेकिन अब ये जीवन रक्षक थीं। बाहर बारिश गिरती रही। पानी तीसरी मंजिल को पूरी तरह से डुबा चुका था। पूरी बिल्डिंग एक द्वीप बन गई थी। बारिश और बहते पानी के अलावा शहर की कोई आवाज नहीं बची थी। ना कार, ना आवाजें, ना संगीत, यहां तक कि पक्षी भी नहीं। ये 80 लाख लोगों का शहर जैसे एक रात में मर गया था। मैंने एक सिगरेट जलाई, आखिरी पैकेट। धुएं के बीच मैंने बहुत सी चीजें सोचीं। अपनी पुरानी पत्नी के बारे में सोचा। सोच रहा था वो कैसी होगी। जब हमारा तलाक हुआ वो दक्षिण चली गई थी। वहां वो ठीक होनी चाहिए। अपने माता पिता के बारे में सोचा जो घर पर थे। वो गांव में है, ऊंची जमीन पर। उन्हें सुरक्षित होना चाहिए। अपने वेयरहाउस के सामान के बारे में सोचा। वो वाटरप्रूफ मटेरियल शायद अब पानी में भीग रहे होंगे। कितना अजीब है। किसी ने फिर दरवाज़ा खटखटाया, इस बार धीरे से। एलेक्स, मैं हूं, मार्कस। मैंने दरवाजा खोला। मार्कस का चेहरा गंभीर था। तुमसे कुछ बात करनी है। कहो मार्कस। 6ठी मंजिल पर सिर्फ 4 घर हैं। हमें एकजुट होना चाहिए। उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। नीचे वाले लोग बस टूटने ही वाले हैं। जब लोग भूखे होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने सर हिलाया। तुम सही हो। डेविड और मेरे पास, दोनों के पास खाना जमा है। 1 हफ्ते या उससे ज्यादा चल सकता है। कोई समस्या नहीं है। लेकिन रायन का सोचना पड़ेगा। नौजवान लड़का है, कोई अनुभव नहीं। शायद उसने कुछ तैयार नहीं किया होगा। मार्कस ने मुझे देखा। तुम्हारा क्या हाल है? मैंने पाल सोचा, ठीक है, अगर मैं बचाकर चलूं तो मेरा काम चल जाएगा। अच्छा। मार्कस ने मेरे कंधे पर थपथपाया। याद रखना, अपने पास जो है वो दिखाना मत। ऐसे वक्त में खाना होना एक जुर्म है। मार्कस के जाने के बाद मेरा दिल और भारी हो गया। बाहर रात हो गई। बिना रोशनी वाला शहर बिल्कुल काला था। सिर्फ पानी कभी कभी अजीब सी रोशनी चमकाता था। बारिश गिरती रही। मैं बिस्तर पर लेटकर बारिश सुन रहा था। बहते पानी को सुन रहा था। हॉलवे में गूंजती चीखों और गालियों को सुन रहा था। पहला दिन इतना असहनीय था। आगे के दिनों का क्या होगा अगर ये बारिश कई दिनों तक चलती रही, पानी का लेवल बढ़ता रहा, तो 6ठी मंजिल भी सुरक्षित नहीं होगी। जब ऐसा होगा तो क्या हम छत पर जाकर मरने का इंतजार करेंगे, या मैं आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सुबह के वक्त नीचे से लड़ाई की आवाजें आईं। ये मेरा पानी है, ये मेरा है, लड़ना बंद करो, तुम सब इसे गिरा दोगे। फिर औरतों की चीखें, चीजें टूटने की आवाज, बच्चों के रोने की आवाज। जीने के सामने सभ्यता का नकाब कागज की तरह कमजोर होता है। मैं करवट लेकर अपने कानों को तकिए से ढक लिया, लेकिन जो ढका नहीं जा सकता था
वो मेरे दिल में गहरा होता दर्द था। पानी बढ़ रहा है, बारिश हो रही है और हम सब इस डूबते हुए द्वीप पर फंसे हुए हैं। तीसरा दिन सुबह, मैं हॉलवे के शोर से जाग गया। मैंने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। हॉलवे भरा हुआ था। तीसरी मंजिल के सभी लोग ऊपर आ गए थे। हर तरफ बिस्तर के ढेर, बर्तन, कढ़ाइयां लगी हुई थी। हवा में पसीने, धुएं और एक अजीब सी सड़न की बदबू थी। पानी चौथी मंजिल तक पहुंच गया था। यह खबर एक बॉम्ब की तरह गिरी। तुरंत भीड़ में घबराहट फैल गई। चौथी मंजिल में पानी भर गया है, हम क्या करें? छत पर भागो। क्या लोग छत पर रह सकते हैं? ये बारिश बस गिरती ही जा रही है। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा दिल डूब गया। इस रफ्तार से पानी हर दिन एक मंजिल ऊपर चढ़ रहा है। छठे दिन ये मेरी मंजिल तक पहुंच जाएगा। कुछ न कुछ तो करना होगा। मैंने अपने घर में चीज़ें ढूंढनी शुरू की। कुछ भी काम का मिल जाए। वाटरप्रूफ टार्प, प्लास्टिक की बाल्टियाँ, रस्सी, टेप, कुछ औजार भी। बिल्डिंग मटेरियल के बिजनेस में होने के कारण मैंने सालों से बेकार चीज़ें जमा करके रखी थीं। अब वो खजाना थीं। जब मैं व्यस्त था, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। एलेक्स, खोलो, बात करनी है। मार्कस था। मैंने दरवाज़ा खोला। मार्कस के पीछे डेविड और रायन थे। रायन एक प्रोग्रामर है, अभी अभी कम ही दिखता था। उसका चेहरा पीला था, साफ था कि वो भूखा है। अंदर आओ। हम चारों लिविंग रूम में बैठे। माहौल भारी था। मार्कस ने पहले बात शुरू की। तुम सबने हालात देख लिए हैं। हमें खुद को बचाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हम क्या कर सकते हैं? पानी इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और कौन जानता है कि बचाव कब आएगा। इसलिए हमें खुद को बचाना है। मार्कस ने हमें देखा। मेरे पास एक प्रस्ताव है। हम साथ मिलकर काम करते हैं। कैसे? पहला, संसाधन बांटें। सबको पता है कि हर घर में कितना सामान जमा है। बांटने का मतलब जब्त करना नहीं है। इसका मतलब है एकजुट होकर बांटना, ताकि सब जिंदा रह सकें। रायन का चेहरा बदल गया। मेरे पास ज्यादा सामान जमा नहीं है। मुझे पता है, मार्कस ने उसे देखा। इसीलिए हमें साथ काम करने की जरूरत है। तुम जवान हो, ताकतवर हो, तुम ज्यादा मेहनत कर सकते हो। दूसरा, मार्कस ने जारी रखा, हमें एक निकलने का रास्ता तैयार करना होगा। अगर पानी सच में छठी मंजिल तक पहुंच गया तो हमें कहीं जाने के लिए जगह चाहिए। छत ने पूछा। सिर्फ छत नहीं। मार्कस ने मुझे देखा। एलेक्स बिल्डिंग मटेरियल में है, उसके पास कुछ आइडियाज होंगे। सबने मुझे देखा। मैंने एक पल सोचा, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे घर पर वाटरप्रूफ टार्प और कुछ मटेरियल है। हम छत पर एक अस्थायी शेल्टर बना सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमें लकड़ी, रस्सी और आदर्श रूप से तैरने वाली चीज़ें चाहिए। तैरने वाली चीज़ें, फोम के डब्बे, प्लास्टिक की बोतलें, टायर, कुछ भी जो तैर सकता है। मैंने समझाया, बस मामले की गंभीरता को समझते हुए। मेरा मतलब है, बस अगर छत ना टिक पाए तो कम से कम हम एक नाव तो बना सकते हैं। सब चुप हो गए। नाव बनाने का मतलब है बाढ़ के पानी में बहना। ये लगभग खुदकुशी है। इतना आगे का मत सोचो। मार्कस ने चुप्पी तोड़ी। अभी सबसे जरूरी है मटेरियल जमा करना, सुरक्षा को मजबूत करना। डेविड, हॉलवे चेक करो, कुछ भी काम का हो जमा करो। रायन, तुम और एलेक्स दरवाजे खटखटाओ, देखो कौन साथ काम करने को तैयार है। क्या वो लोग मानेंगे? रायन को शक था। मानेंगे या नहीं, उन्हें मानना पड़ेगा। मार्कस की नज़र तेज थी। जिंदा रहना है तो एक हो जाओ। रायन और मैं निकल गए। हॉलवे की हालत सुबह से भी ज्यादा खराब थी। कोई कोने में आग पर खाना पका रहा था। गाढ़ा धुआं आंखों में चुभ रहा था। दूसरे लोग जगह के लिए लड़ रहे थे। लेटने की जगह के लिए मारपीट कर रहे थे। माफ कीजिए सर, मैंने 601 का दरवाज़ा खटखटाया। हम कुछ छठी मंजिल के पड़ोसी आपस में बात कर रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही दरवाज़ा बंद हो गया। कई बार मना करने के बाद रायन निराश हो गया। ये बेकार है। आफत में हर कोई अपने लिए है। फिर से कोशिश करो। हम 603 पर आए। यहाँ एक जवान कपल रहता था। पति एक फिटनेस ट्रेनर था। पत्नी एक नर्स थी। हम खुद को बचाने के लिए संगठन बनाना चाहते हैं, समझे? आदमी ने थकी हुई नज़रों से हमें देखा। खुद को बचाना क्या होता है? मैंने योजना समझाई। कपल ने एक दूसरे को देखा। औरत ने कहा, हम शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त? संसाधन बांटना ठीक है, लेकिन बंटवारा निष्पक्ष होना चाहिए। और मैं एक नर्स हूँ। अगर कोई बीमार या घायल होता है तो मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन हम सबको मिलकर दवाइयाँ ढूंढनी होंगी। कोई समस्या नहीं है। बस इसी तरह हमारे खुद को बचाने वाले ग्रुप में 6 लोग हो गए। दोपहर हमने काम शुरू कर दिया। डेविड ने हॉलवे में काम की चीज़ें जमा की। कई फोम के डब्बे, नायलॉन की रस्सी का एक गट्ठर,
कुछ लकड़ी का तख्ते, कुछ फेंके हुए के, कुछ उधार लिए गए थे। चौथी मंजिल पर एक परिवार भाग गया था। दरवाजे खुले थे। डेविड ने अपनी आवाज़ धीमी की। 2 डब्बे इंस्टेंट नूडल्स और कुछ औजार ले। मैंने ये नहीं पूछा कि भागने का क्या मतलब है। ऐसे वक्त में नैतिकता एक आयश है। मार्कस छत पर शेल्टर बनाने की योजना संभाल रहा था। वो एक लड़ाकू इंजीनियर था, इसमें उसे अनुभव था। छत पर एक पानी की टैंकी का कमरा था। उसे शेल्टर में बदला जा सकता है। इसे वाटरप्रूफ टार्प से घेर लो। ऊपर एक ढलान वाली छत बनाओ। बारिश का पानी बह जाएगा। क्या हम बारिश का पानी जमा कर सकते हैं? हाँ, मैंने बीच में कहा। मेरे पास प्लास्टिक के पाइप और जमा करने के लिए बाल्टियां हैं। एक साधारण बारिश का पानी जमा करने का सिस्टम बना सकता हूँ। ये बहुत अच्छा है। अभी हमें सबसे ज्यादा साफ पानी की जरूरत है। हॉलवे में लोगों को पहले से ही दस्त लगने लगे हैं। जैक, फिटनेस ट्रेनर, ताकतवर था। वो मटीरियल धोने का काम संभाल रहा था। उसके जिम के हुनर पर मत जाओ, असली काम अब भी उसे थका रहा था। ये वजन उठाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। उसने पसीना पोंछा और शिकायत की। शाम तक हमने छत पर एक बुनियादी ढांचा बना लिया था। कच्चा था, लेकिन कम से कम ये हवा और बारिश से बचाता था। कल जारी रखेंगे, मार्कस ने कहा। सब आज रात आराम करो। कोई हॉलवे में रात की निगरानी करेगा। रात की निगरानी? रायन समझा नहीं। चोरी या इससे भी बुरी परिस्थितियों को रोकने के लिए। रात में बारिश थोड़ी हल्की हो गई। मैं खिड़की पर झुककर बाहर देख रहा था। पानी का लेवल चौथी मंजिल को पूरी तरह से डुबाकर 5वीं के पास पहुंच गया था। सतह पर तरह तरह का मलबा तैर रहा था। प्लास्टिक के थैले, फर्नीचर के टुकड़े और ऐसी चीजें जिन्हें मैं गौर से देखना नहीं चाहता था। सामने वाली बिल्डिंग की हालत और खराब थी। कई खिड़कियां चौड़ी खुली हुई थीं। अंदर बिल्कुल काला था। पता नहीं निवासी भाग गए या अचानक मैंने कुछ डरावना देखा। सामने 5वीं मंजिल की खिड़की में एक साया हिल रहा था। लग रहा था जैसे बाहर देख रहा हो, लेकिन हरकतें सख्त थीं, जिंदा नहीं लग रहा था। मैंने अपनी फ्लैशलाइट निकाली और उस पर रोशनी डाली। साया तुरंत पीछे हट गया। कोई बचने वाला था या मैंने गलत देखा? जब मैं सोच रहा था, हॉलवे में अचानक तेज बहस शुरू हो गई। ये मेरी जगह है, ये मैं यहां पहले था। बहस करना बंद करो। ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम सबको नीचे फेंक दूंगा। बहस लड़ाई में बदल गई। मुक्के लगने की आवाजें, चीजें टूटने की आवाज, औरतों की चीखें एक साथ मिल गईं। मैं हिचकिचा रहा था कि देखने जाऊं या नहीं, जब मार्कस की आवाज गूंजी। सब रुक जाओ। लड़ाई रुक गई, लेकिन गालियां चलती रहीं। सब पीछे हटो, हम जगह को फिर से बांटेंगे। मार्कस की आवाज में अधिकार था। किसी को कोई आपत्ति है? अभी नीचे जाओ। चौथी मंजिल अभी भी खाली है। कोई चौथी मंजिल पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहां पानी भरा हुआ था। हॉलवे धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन सब जानते थे कि ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकेगी। सुबह एक अजीब आवाज ने मुझे जगाया, जैसे पानी उबल रहा हो। मैं उठकर सुनने लगा। आवाज बाथरूम से आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला। टॉयलेट उफन रहा था। साफ पानी नहीं, बल्कि गहरे भूरे रंग का मलबा बदबू दे रहा था। सीवेज सिस्टम पूरी तरह से जाम हो गया था। अब ये वापस आ रहा था। मैंने जल्दी से टॉयलेट में तौलिया ठोस दिया, उसे टेप से बंद कर दिया, लेकिन मलबा अभी भी फर्श की नाली और सिंक की नाली से बाहर निकल रहा था। पूरा बाथरूम जल्दी ही मलबे से भर गया। बदबू बर्दाश्त से बाहर थी। मैं सिर्फ बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर सकता था। सारी दरारों को टेप से बंद कर दिया, लेकिन ये बस एक अस्थायी समाधान था। मलबा आखिर में बाहर निकल ही जाएगा। इससे भी बुरा ये था कि बाथरूम के बिना हम शारीरिक ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे। सुबह होने के बाद मैंने पाया कि ये सिर्फ मेरी जगह नहीं थी। पूरी बिल्डिंग का सीवेज सिस्टम कोलैप्स हो गया था। हॉलवे में बदबू आ रही थी। लोगों ने समस्या का समाधान करने के लिए प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर उन्हें खिड़कियों से बाहर फेंक दिया। सभ्यता, गरिमा, जिंदा रहने के सामने ये शब्द हास्यास्पद रूप से खोखले थे। हम और इंतजार नहीं कर सकते। मार्कस ने एक मीटिंग बुलाई। हमें तेजी से काम करना होगा। छत का शेल्टर पूरा करना होगा, लेकिन हमारे पास काफी मटेरियल नहीं है। डेविड ने माथे पर बल डाले। तो जाओ और ढूंढो। मार्कस ने खिड़की से बाहर देखा। पानी का लेवल अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन रफ्तार धीमी हो गई है। जब तक हम हिलडुल सकते हैं, जो कुछ जमा कर सकते हैं करो। कहाँ? मार्कस ने सामने वाली बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। वहां। सब चुप हो गए। सामने वाली बिल्डिंग में जाने का मतलब है 20 मीटर से ज्यादा बाढ़ के पानी को पार करना। इस तेज बहाव में ये लगभग खुदकुशी है। मैं जाऊंगा। जेक खड़ा हो गया। मैं एक अच्छा तैराक हूं।
मैं भी जाऊंगा, मैंने कहा। ऐसा नहीं है कि मैं बहादुर हूं। मैं जानता हूं कि उस बिल्डिंग में एक बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है। अगर किस्मत अच्छी रही तो हमें काम की चीजें मिल सकती हैं। बहुत खतरनाक है, एमिली ने चिंता से कहा। ना जाना और भी खतरनाक है, मार्कस ने कहा। एलेक्स, तुम्हारे पास रस्सी है? हाँ, नायलॉन की रस्सी, बहुत मजबूत। तो फिर तय है, कल सुबह जब बारिश हल्की हो तब चलना। उस रात मैं करवटी बदलता रहा। कल का मिशन लगभग असंभव था, लेकिन ना जाना, मरने का इंतजार करना और भी डरावना था। बाहर बारिश गिरती रही। ये शहर धीरे धीरे मर रहा था और हम अब भी जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। चौथा दिन, सुबह। बारिश आखिरकार हल्की हुई। जैक और मैं 5वीं मंजिल की खिड़की पर खड़े थे। नीचे गडले बाढ़ के पानी को देख रहे थे। बहाव तेज था, तरह तरह के मलबे के साथ दहाड़ता हुआ गुजर रहा था। एक रेफ्रिजरेटर पानी में घूम रहा था। एक जोर से धमाके के साथ सीढ़ियों से टकराया, तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। अब भी चलना है, जैक ने मुश्किल से थूक निगला। चलो, मैंने रस्सी अपनी कमर के चारों तरफ 3 बार बांधी। तुम ये सिरा पकड़ो, मैं पहले जाकर देखता हूं। सच तो यह है कि मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन अब कोई चारा नहीं था। मार्कस ने मेरे कंधे पर थपथपाया। अगर नहीं हो पा रहा है तो वापस आ जाना। जिंदगी किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है, मुझे पता है। मैंने एक गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर निकला। बाढ़ का पानी हड्डियों को ठंडा कर देने वाला ठंडा था। तुरंत मेरे कपड़ों को भिगा दिया। मैंने दांत पीसकर सामने की तरफ जोर से तैरा। बहाव सोचा था उससे भी ज्यादा तेज था। सिर्फ 2 मीटर दूर ही गया था कि एक लहर आई, मुझे सीधे पानी के अंदर धकेल दिया। गंदा मलबा मेरी नाक और मुंह में भर गया। उस स्वाद से मुझे लगभग उल्टी ही हो गई। पकड़े रहो, जेक पीछे से चिल्लाया। मैंने रस्सी को मजबूती से पकड़ा, पूरी ताकत से आगे तैरता रहा। 20 मीटर आमतौर पर एक पूल में आसान होता है, अब ये यांगजे नदी को पार करने जैसा था। एक लकड़ी का तख्ता मेरे सर के पास से गुजरा। अगर वो ठीक से लग जाता तो मैं बेहोश हो जाता। आखिर में मैंने सामने वाली बिल्डिंग की सिक्योरिटी बार्स को पकड़ लिया। पहुंच गया, मैंने पीछे से चिल्लाया। जेक ने उत्साह से हाथ हिलाया। फिर मैंने रस्सी को खिड़की के फ्रेम से बांध दिया, रस्सी को गाइड के रूप में इस्तेमाल करते हुए। अब ये आसान होगा। मैं 5वीं मंजिल में चढ़ गया। अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। फर्नीचर हर जगह उल्टा पड़ा था। फर्श पर हर तरफ कीचड़ था। अपार्टमेंट खाली था। निवासी किसी वक्त भाग गए थे या अब भाग नहीं पाए। मैं आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सीधे नीचे गया। 4थी मंजिल की बिल्डिंग मटेरियल की दुकान डूबी हुई थी। रोलिंग डोर चौड़ा खुला हुआ था। मैंने नीचे डुबकी लगाई और खोजा। कई तारों के बंडल, एक्सपेंशन बोल्ट्स का एक डब्बा, कुछ वाटरप्रूफ मटेरियल मिला। सबसे बड़ी खोज फोम बोर्ड का एक बंडल था जो तैरने के लिए बिल्कुल सही था। मैंने सब कुछ एक साथ बांधा, उसे मुश्किल 5वीं मंजिल तक वापस खींच कर लाया। जैक बेचैन हो रहा था। मुझे सुरक्षित वापस आते देखकर उसने राहत की सांस ली। जल्दी वापस आओ, कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं रस्सी के सहारे वापस तैर कर आया। जैसे ही खिड़की से अंदर चढ़ रहा था, मैंने ऊपर हंगामा सुना। लूटपाट, 6ठी मंजिल पर कोई सामान छिपा रहा है। दरवाजा तोड़ दो, तोड़ो इसे। जैक और मैंने एक दूसरे को देखा। सब कुछ छोड़कर ऊपर भागे। 6ठी मंजिल पूरा अफरा तफरी का माहौल था। 10 से ज्यादा लोग दरवाजा 603 के चारों तरफ खड़े थे। कुछ दरवाजे पर लात मार रहे थे, दूसरे लकड़ियों से ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अंदर मत आओ, जैक की पत्नी एमिली अंदर से रोई। कृपया, मैं तुमसे भीख मांगती हूं, खोलो वरना हम इसे तोड़ देंगे। हाँ, तुम्हारे पास खाना है जबकि हम भूखे मर रहे हैं। मार्कस और डेविड उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कम थे। सब रुक जाओ, मैं आगे बढ़ा। तुम्हारा कोई काम नहीं, दफा हो जाओ। एक चेहरे पर घाव वाले आदमी ने मुड़कर देखा। ये मेरे दोस्त की जगह है। दोस्त? चेहरे पर घाव वाले आदमी ने हंसी उड़ाई। अब दोस्त? एक दोस्त सबके साथ खाना बांटता है, भीड़ ने जवाब दिया। हाँ, खाना बांटना चाहिए। वो क्यों? इसे जमा कर रहे हैं, खोलो इसे। हम सब पड़ोसी हैं, क्या तुम हमें मरने के लिए छोड़ दोगे? कितना अजीब है, मैंने यही बात 2 दिन पहले सुनी थी। किसी ने ये मुझसे कहा था। जाके भीड़ को धक्का देकर दरवाजे की रक्षा करने लगा। किसी ने मेरी पत्नी को हाथ लगाया तो मैं उससे लड़ूंगा। चेहरे पर घाव वाले आदमी ने एक फल काटने वाला चाकू निकाला। लड़ो तो आओ। तनाव तुरंत चरम पर पहुंच गया। उस पल एक आवाज गूंजी। यहाँ क्या हो रहा है? भीड़ अलग हो गई।
चौथी मंजिल से विक्टर ऊपर आया। मैं इस आदमी को जानता हूँ, एक कबाड़ इकट्ठा करने का स्टेशन चलाता है। आमतौर पर दोस्ताना लगता है, लेकिन वो असल में निर्दयी है। विक्टर, ये लोग सामान छिपा रहे हैं, सबके साथ नहीं बांट रहे। चेहरे पर घाव वाले आदमी ने तुरंत शिकायत की। विक्टर ने हमें देखा, फिर दरवाजे को। ऐसा करते हैं, हम सब पड़ोसी हैं, थोड़ा समझदारी से काम लेते हैं। आधे निकाल लो, बाकी रख लो। हम क्यों दें? जाक गुस्से में था, इसलिए विक्टर के पीछे से 4-5 गुंडे निकले। सबके हाथ में हथियार थे, लग रहा था वो तैयार होकर आया था। मार्कस आगे बढ़ा। बॉस विक्टर, थोड़ी दया दिखाओ। मार्कस, मैं एक आदमी के रूप में तुम्हारा सम्मान करता हूं। विक्टर बिना किसी गर्माहट के मुस्कुराया। लेकिन अब हालात क्या हैं, तुम मुझसे बेहतर जानते हो। या तो आधा बांट लो, या... उसने बात पूरी नहीं की, लेकिन खतरा साफ था। एमिली अंदर रोई। दे दो उन्हें जेक, दे दो उन्हें। जेक ने दांत पीस लिए। उसकी मुट्ठियां जोर से बंध गईं। दरवाज़ा खोलो। मैंने उसके कंधे पर थपथपाया। जिंदा रहो तो आगे लड़ सकते हो। दरवाज़ा खुला। विक्टर के आदमी अंदर घुस गए। कैबिनेटों को उल्टा पुल्टा कर दिया। 2 डब्बे इंस्टेंट नूडल्स, 1 बोरी चावल, कुछ पानी की बोतलें मिली। बस इतना ही। चेहरे पर घाव वाला आदमी असंतुष्ट था। सच में बस इतना ही है, एमिली ने रोते हुए कहा। उन्होंने फिर से तलाशी ली। सच में और कुछ नहीं मिला। आधा ले लो। विक्टर ने हाथ हिलाया। उसके आदमी तुरंत 1 डब्बे नूडल्स और आधा बोरी चावल ले गए। जाते हुए उसने मुझे एक मतलबी नज़र से देखा। एलेक्स है ना? सुना है तुम्हारे पास काफ़ी सामान जमा है। मेरा दिल डूब गया। बड़ी मुसीबत। विक्टर के जाने के बाद भीड़ छट गई, लेकिन सब जानते थे कि ये बस शुरुआत है। मुझे माफ़ कर दो, एमिली सिसकियां भरते हुए बोली। मैंने लापरवाही से खिड़की के पास नूडल्स बनाए। किसी ने देख लिया। तुम्हारी गलती नहीं है, मार्कस ने सांत्वना दी। ये जल्दी या देर से होना ही था। हम 6 लोग इकट्ठे हुए। माहौल भारी था। हम क्या करें? डेविड ने पूछा। विक्टर और उसका गिरोह साफ तौर पर संगठित है। हमें लड़ना होगा, जेक ने दांत पीसकर कहा। जल्दबाजी मत करो, मार्कस ने उसे रोका। आमने सामने हम हार जाएंगे। कोई दूसरा रास्ता चाहिए। क्या रास्ता? मार्कस ने मुझे देखा। एलेक्स, तुम सामने से क्या लाए हो? कुछ बिल्डिंग मटेरियल और फोम बोर्ड। एक नाव बनाने के लिए काफ़ी है। सब हैरान रह गए। मार्कस, तुम्हारा मतलब है? सबसे बुरे के लिए तैयार रहो। मार्कस का चेहरा गंभीर था। विक्टर यहां नहीं रुकेगा। बाकी लोग भी उसके रास्ते पर चलेंगे जब उन्हें एक बार स्वाद मिल जाएगा। मरने का इंतजार करने के बजाय वहां जाओ। मार्कस ने खिड़की से बाहर इशारा किया। मैंने देखा है, 2 किलोमीटर उत्तर में। वहां ऊंची जमीन है। पुराने सिटी हॉल की जगह ऊंचाई पर है। शायद बाढ़ नहीं आई होगी। 2 किलोमीटर बाढ़ के पानी में बहना, ये योजना पागलों वाली है। पहले तैयारी करो, मार्कस ने फैसला किया। सबसे अच्छा है अगर हमें ना जाना पड़े, लेकिन अगर जाना ही पड़ा। उस रात हमने चुपके से तैयारी शुरू कर दी। मैंने नाव के ढांचे का डिजाइन संभाला। फोम बोर्ड आधार के रूप में, तैरने के लिए खाली पानी की बोतलें, फ्रेम के रूप में लकड़ी के तख्ते, बांधने के लिए रस्सी। सिद्धांत रूप से 3 या 4 लोगों को ले जा सकती है। जैक और डेविड ने मटेरियल जमा करने का काम संभाला। रात के अंधेरे में वो उन अपार्टमेंट्स में घुस गए जहां से लोग भाग गए थे। काफी प्लास्टिक की बोतलें और लकड़ी मिली। एमिली ने बेडशीट को पट्टियों में फाड़ा। रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। रायन में ताकत कम हो सकती है, लेकिन वो चतुर है। भार क्षमता और संतुलन की गणना में मेरी मदद की। 3 बजे पहली नाव पूरी हुई। बहुत कच्ची थी, लेकिन ये तैरती थी। 2 और बनाओ, मार्कस ने कहा। सुरक्षा के लिए बेहतर है। सुबह के पास अचानक हॉलवे से चीखें आईं। हम बाहर देखने के लिए भागे। देखा कि कोई दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर पड़ा है। पेट में एक चाकू, फर्श पर खून का तालाब। क्या हुआ? खाने के लिए लड़ाई, उस व्यक्ति ने रुक रुक कर कहा। तीसरी मंजिल पर कोई मर गया है। बात पूरी करने से पहले ही वो मर गया। हॉलवे में मौत जैसी शांति छा गई। सबको एहसास हो गया कि चीजें पूरी तरह से हाथ से निकल चुकी हैं। एक निवाले के लिए लोग अब मार रहे हैं। सब वापस जाओ। विक्टर की आवाज नीचे से आई। किसी ने भी सामान जमा करने की हिम्मत की तो यही होगा। मैं कांप गया, मरे हुए के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं अचानक समझ गया कि विक्टर ये क्यों कर रहा है। वो डर का इस्तेमाल कर रहा है, सबको नियंत्रित करने के लिए। पूरी बिल्डिंग को अपने राज्य में बदल रहा है, और हम जैसे जिन लोगों के पास सामान है वो उसके खत्मे के निशाने पर हैं। हमें आज रात जाना होगा।
अंदर वापस आकर मार्कस ने धीरे से कहा, देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। सबने सर हिलाया। कटने का इंतजार करने के बजाय अपनी किस्मत आजमाना बेहतर है। बाहर बारिश फिर से तेज हो गई। पानी का लेवल 5वीं मंजिल के पास आ रहा था। पूरा शहर निगलने वाला था और मानवता पहले ही डूब चुकी थी। 5वां दिन, स्थिति ने एक तेज मोड़ लिया। सुबह मैं एक गंदी बदबू से जागा। मामूली बदबू नहीं, बल्कि वो सड़न जो आपको उल्टी करवा दे। मैंने दरवाज़ा खोला। हॉलवे का दृश्य देखकर मेरी सांस रुक गई। हर जगह कचरा और मलबा। सीवेज के बिना लोग प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल कर रहे थे, फिर उन्हें हॉलवे में फेंक रहे थे। हर जगह मक्खियां भिनभिना रही थीं, गंदगी में कीड़े रेंग रहे थे। इससे भी बुरा, कोई बीमार था। तीसरी मंजिल से उल्टी की आवाज़ें आ रही थी, फिर कमज़ोर कराने की आवाज़। मैंने अपनी नाक ढककर नीचे देखने गया। देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी सीढ़ियों पर अकड़ा हुआ है। चेहरा पीला, लगातार पीला द्रव्य उल्टी कर रहा है। उसके पास फर्श पर बदबूदार मलबे का एक तालाब था। सर, क्या हुआ? उसने कमज़ोरी से सिर उठाया। पानी, मुझे पानी दो। मैं हिचकिचाया। वापस जाकर उसे एक पानी की बोतल दी। उसने उसे पकड़कर पी ली। सिर्फ 2 घूंट ही पिए होंगे कि उसे फिर उल्टी हो गई। निश्चित रूप से गंदा पानी पिया था। पास के किसी ने कहा, कल उसे बारिश के पानी से नूडल्स पकाते हुए देखा था। उबला भी नहीं था। सही हुआ, एक दूसरे व्यक्ति ने थूका। ऐसे वक्त में अभी सावधान नहीं। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। सब संक्रमण से डर रहे थे। मैं भी जल्दी से चला गया। इस माहौल में बीमार पड़ना मौत की सजा है। 6ठी मंजिल पर वापस मार्कस सबको दवाइयां बांट रहा था। मेरे पास दस्त के लिए नॉरफ्लॉक्सिन है। उसने एक ब्लिस्टर पैक निकाला। राशन से लो, हर व्यक्ति को 2 गोलियां। मेरे पास सर्दी की दवाइयां और बुखार उतारने वाली दवाइयां हैं। एमिली ने भी योगदान दिया। उन्हें छिपा कर रखो, मार्कस ने चेतावनी दी। किसी को देखने मत देना, वरना। उसके बाद पूरी करने से पहले बाहर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। खोलो। पड़ोसी समिति। अब एक पड़ोसी समिति भी है। मार्कस ने हमें दवाई छिपाने का इशारा किया, फिर दरवाज़ा खोलने गया। विक्टर बाहर खड़ा था। उसके पास एक पतला आदमी लाल आर्मबैंड पहने हुए था। मार्कस, ये हमारी नई गठित आत्मरक्षा समिति है। विक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं संसाधन के एकजुट वितरण का प्रभारी निदेशक हूँ। स्वयं घोषित निदेशक। तुम क्या चाहते हो? मार्कस ने ठंडे से पूछा। बिल्डिंग में कोई बीमार है, दवाई चाहिए? पतले आदमी ने कहा। किसी के पास भी दवाई है तो उसे योगदान देना होगा। एकजुट वितरण। हमारे पास दवाई नहीं है। विक्टर ने हाथ हिलाया। कई लोग अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। मार्कस ने दरवाजे पर रोक दिया। बॉस विक्टर, तुम हद पार कर रहे हो। हद पार? विक्टर ने हंसी उड़ाई। ये बिल्डिंग मॉर्ग बन रही है। बिना नियंत्रण के सब मर जाएंगे। अगर तुम्हारी भलाई इसी में है तो सहयोग करो, वरना। बहस के दौरान अचानक नीचे से हंगामा हुआ। कोई मर गया। तीसरी मंजिल। कोई मर गया है। विक्टर का चेहरा बदल गया। तलाशी को भूल गया। अपने आदमियों के साथ जल्दी से नीचे गया। हम भी देखने के लिए पीछे गए। देखा कि पहले वाला बीमार आदमी मर गया था। लाश अभी भी अकड़ी हुई थी, आंखें खुली हुई थी। इसे बाहर फेंको, कोई चिल्लाया। कहाँ? खिड़की से बाहर। लेकिन ये तो, तुम इसे छुट्टियों के लिए रखना चाहते हो। संक्रमित होने का इंतजार करो। बहस के बीच विक्टर बोला, इसे छत पर ले जाओ। छत? हाँ, वहां हवा आती है, फैलेगा नहीं। उसने चारों तरफ देखा। अब से जो भी बीमार होगा वो। छत पर क्वारंटीन के लिए? भीड़ में हंगामा हो गया। ये तो मौत की सजा है। छत पर कुछ नहीं है। बीमार लोग कैसे जिंदा रहेंगे? विक्टर ने गुस्से से देखा। तो हॉलवे में रहो, साथ मरना चाहते हो? किसी ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। 2 तगड़े आदमियों ने लाश को छत की तरफ उठाया। जब वो गुजरे, मैंने देखा कि मरे हुए व्यक्ति के नाखून काले थे। उल्टी अभी भी उनके मुंह के कोनों से लगी हुई थी। ये तो बस शुरुआत है। दोपहर तक 3 और लोगों में लक्षण दिखने लगे। उल्टी, दस्त, बुखार, आम तेज गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ये पानी है। एमिली ने चिंता से कहा, बारिश का पानी साफ दिखता है, लेकिन इसमें बैक्टीरिया से भरा बाढ़ का पानी मिला हुआ है। हम क्या करें? डेविड ने पूछा। उबालना होगा, हो सके तो फिल्टर करना होगा। मैंने लोगों को सीधे बारिश का पानी पीते, उससे घाव धोते हुए देखा है। ये मौत को बुलावा देना है। लेकिन जानकर भी कुछ मदद नहीं मिलती। ना ईंधन, ना साफ बर्तन। बहुत से लोग इसे कच्चा पीने के लिए मजबूर हैं। शाम तक 7 लोग बीमार थे। विक्टर ने लोगों को उन्हें सबको छत पर ले जाने के लिए संगठित किया। कुछ ने विरोध किया। उन्हें बेहोश करके खींचकर ले जाया गया। कृपया, मैं अभी भी सह सकती हूँ।
एक औरत आंसुओं में भीख मांगने लगी। सबकी सुरक्षा के लिए अलग करना जरूरी है, विक्टर ने ठंडे से कहा जब उसे खींच कर ले जाया जा रहा था। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचाओ। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब जानते थे कि छत पर जाने का क्या मतलब है। ना कोई आश्रय, ना कोई देखभाल, तूफान में मरने का इंतजार। राक्षस, जेक ने दांत पीसकर कहा। मार्कस ने उसे रोका। मुसीबत खड़ी मत करो, हम आज रात जा रहे हैं। अंधेरे के बाद छत से हल्की कराहने की आवाज आई। बारिश धातु की शीटों पर बज रही थी, कभी कभी कमजोर मदद के लिए चीखों के साथ में ली हुई। मदद, कोई मुझे बचाओ, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। माँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। वो आवाजें भूत की तरह हॉलवे में तैर रही थीं, हमारे रोंगटे खड़े कर रही थीं। आधी रात के बाद आवाजें धीरे धीरे कम हो गईं। पता नहीं वो सो गए या अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। मार्कस ने हमें इकट्ठा किया। हम अब जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बारिश हो रही है। रायन चिंतित था। इंतजार नहीं कर सकते। मार्कस ने नीचे इशारा किया। तुमने देखा नहीं, बीमार सब बुजुर्ग, कमजोर और जिनके पास खाना नहीं है वो हैं। क्यों? हमने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ कच्चा पानी, कचरा। मार्कस ने अपनी आवाज धीमी की। हमारे पास सामान है, हम अभी के लिए सह रहे हैं। विक्टर हमें उन्हें रखने नहीं देगा। जेक ने अपनी मुट्ठियां बंद की। वो हिम्मत नहीं करेगा। क्या हिम्मत नहीं करेगा? मार्कस ने हंसी उड़ाई। हमें बीमार कर देगा, हमें छत पर भेज देगा। बिल्कुल सही, फिर हमारा सामान उसका हो जाएगा। सब समझ गए। सामान बांधो, जो ले सकते हो ले लो। मार्कस ने आदेश दिया। नाव पहले नीचे जाएगी, फिर लोग। तेज और शांत। हम चले। नाव रस्सी से खिड़की से नीचे गिरी, जोर से छपाक हुई। खुशकिस्मती से बारिश ने शोर को दबा दिया। औरतें पहले, मार्कस ने कहा। एमिली ने एक बैकपैक पकड़ा जिसमें दवाइयां और कुछ खाना था। वो पीली थी, लेकिन बहादुरी से खिड़की से बाहर चढ़ी। जेक नीचे इंतजार कर रहा था। दोनों पहली नाव पर चढ़ गए। नाव बहाव में डगमगाई, देखने में डरावनी थी, लेकिन वो स्थिर हो गई। अगला, फिर बाहर कदमों की आवाज। कोई है, रायन ने तनाव में कहा। मैंने दरवाजे पर दबाव डाला। बाहर कम से कम 3 या 4 लोग थे। इसने उन्हें पहले चुपके से घूमते हुए देखा था। विक्टर के आदमियों ने दरवाजा खटखटाया। रुको, सुनो। हम सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पाए। मार्कस ने डेविड और रायन को आगे बढ़ने का इशारा किया। उसने एक धातु की छड़ पकड़ी, लड़ने के लिए तैयार। खाली लग रहा है, इसे खोलो। एक दरार। वो ताला तोड़ रहे थे। मार्कस ने दरवाजा खींचकर खोला। छड़ को पहले आदमी के सर पर दे मारा। वो चीखा और गिर गया। जाओ। मार्कस ने दरवाजा रोका। सब नीचे। मैंने अपना पैक पकड़ा और खिड़की से कूद गया। ठंडी बाढ़ ने मुझे तुरंत घेर लिया। सरिया पर आने से पहले मैंने पानी निकल लिया। डेविड ने मुझे नाव पर खींच लिया। रायन पहले से ही दूसरी नाव पर था। मार्कस कहाँ है? यहां। मार्कस खिड़की से कूदा, उसके बाजू पर खून लगा था। जल्दी, वो आ रहे हैं। विक्टर के आदमी खिड़की से बाहर झुके, फ्लैशलाइट इधर उधर घुमा रहे थे। वो भाग गए। विक्टर को बताओ। हम तेजी से चप्पू चला रहे थे। नाव तेज बहाव में हिचकोले खा रही थी। एक लहर ने हमें लगभग पलट ही दिया। संभल कर, नीचे हो जाओ, मार्कस चिल्लाया। बारिश हमारे चेहरों पर चुभ रही थी। कुछ नहीं दिख रहा था, बस अनुमान से चप्पू चला रहे थे। पता नहीं कितनी देर तक बहने के बाद नाव जोर से किसी चीज से टकराई। एक बिल्डिंग। हम एक बिल्डिंग से टकरा गए हैं। बिजली की चमक में मैंने देखा कि ये एक ऑफिस टावर है। पानी सिर्फ दूसरी मंजिल तक पहुंचा था। ऊपर सुरक्षित होना चाहिए। जल्दी ऊपर चलो। हम एक दूसरी मंजिल की खिड़की से संघर्ष करते हुए अंदर गए। फर्श पर गिर गए, हाफ रहे थे। हम जिंदा हैं। सब अभी के लिए ठीक है? मार्कस ने सबकी जांच की। मुझे लगता है मुझे बुखार है, रायन ने कमजोरी से कहा। फ्लैशलाइट से हमने देखा कि उसका चेहरा लाल था, माथे पर पसीना था। हम बर्बाद हो गए। इस माहौल में बुखार का मतलब दवाई। एमिली ने पैक में खंगाला। बुखार उतारने वाली दवाइयां ले लो। एंटीबायोटिक्स, सब कुछ। रायन ने गोलियां निगलते हुए कांपा। सब चुप हो गए। एक नर्क से बचकर बीमारी से नहीं बच सकते। बाहर बारिश गिरती रही। ये शहर मर रहा है और हम बस मुश्किल से जिंदा हैं। 6ठा दिन। रायन का बुखार उतर गया, लेकिन वो इतना कमजोर था कि मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। हम इस छोड़ दिए गए ऑफिस टावर के एक कॉन्फ्रेंस रूम में बस गए। कुछ टूटा हुआ फर्नीचर, लेकिन कम से कम ये हवा और बारिश से बचाता था। पानी खत्म हो रहा है। डेविड ने हमारा सामान चेक किया।
खाना सिर्फ 2 दिन के लिए है। बारिश हल्की हो गई है, लेकिन बाढ़ अभी भी उफन रही है। बाहर देखने पर पूरा शहर गदले भूरे पानी में डूबा हुआ था। हमें सामान ढूंढना होगा, मार्कस ने कहा। कहाँ? जेक ने पूछा। मार्कस ने इशारा किया। वहां एक शॉपिंग सेंटर है, ऊंची बिल्डिंग, ऊपर की मंजिल सूखी होनी चाहिए। सेंटर लगभग 500 मीटर दूर था। इस बाढ़ में ये एक असंभव दूरी थी। नाव खत्म हो गई है, मैंने उसे चेक किया। फोम बोर्ड ढीले हो गए थे, रस्सियां घिसी हुई थीं। तो हम तैर कर जाएंगे, मार्कस ने कहा। 2 रायन के साथ रहो, बाकी मेरे साथ आओ। एमिली और डेविड रुक गए। मार्कस, जेक और मैं निकले। पानी ठंडा था। हम थोड़ी देर तैरने के बाद ही कांप रहे थे। इससे भी बुरा तैरती हुई चीजें थीं। प्लास्टिक के थैले पैरों में उलझ जाते थे, तख्ते सर पर लगते थे और नरम चीजें हमसे टकराती थीं। सोचना नहीं चाहता कि वो क्या थीं। आधे रास्ते जेक चिल्लाया, क्या हुआ? मुझे किसी चीज ने काट लिया। वो छटपटाया। एक काली आकृति पानी के अंदर चमकी। एक कुत्ता! मार्कस चिल्लाया, तैरो! एक बड़ा कुत्ता पानी में संघर्ष कर रहा था, भूखा, कुछ भी काट रहा था। जेक की पिंडली कटी हुई थी, खून बह रहा था। हम तेजी से सेंटर की तरफ तैरे। टूटे हुए कांच के दरवाजों से अंदर चढ़े। पहली मंजिल पूरी तरह से बाढ़ में डूबी हुई थी। एस्केलेटर डूबा हुआ था। हम दीवारों के सहारे चढ़ रहे थे। दूसरी मंजिल चौंकाने वाली थी। हर जगह लोग, शरणार्थी, सच में आदमी, औरतें, बच्चे एक साथ भरे हुए थे। हवा में पसीने, पेशाब और सड़न की बदबू थी। जैसे ही हम अंदर आए, दर्जनों आंखें हम पर टिक गईं। नए आए हैं? एक टकला आदमी पास आया। उसके हाथ पर एक ड्रैगन का टाटू था। बस गुजर रहे हैं, खाना ढूंढ रहे हैं, मार्कस ने कहा। टकले ने हमें ऊपर से नीचे देखा। यहां के नियम जानते हो? क्या नियम? नए आने वाले सुरक्षा शुल्क देते हैं, टकले ने हाथ बढ़ाया। खाना, सामान, जो भी तुम्हारे पास है। वरना 7 या 8 गुंडे उसके पीछे से उठे। हाथ में हथियार थे। फिर से वही। मार्कस बोलने ही वाला था, लेकिन जेक पहले गुस्से में आ गया। भाड़ में जाए तुम्हारा सुरक्षा शुल्क। उसने घुमाकर मारा। टकले को सीधा लगा। उन्हें पकड़ो। माहौल अफरा तफरी में बदल गया। जेक मूल रूप से एक फिटनेस का शौकीन था। जब वो जोर से मारता है तो तेजी से गिरते हैं, लेकिन वो हमसे ज्यादा थे। वो जल्दी ही हावी हो गए। फिर एक प्रभावशाली आवाज गूंजी। भीड़ अलग हो गई। अपने 50s में एक आदमी निकला, चाकूर चेहरा, गरिमायुक्त। बॉस जॉर्ज। टकला तुरंत सम्मानित हो गया। जॉर्ज ने हमें देखा। नए दोस्तों, बुरा मत मानो, मुश्किल समय है, सब संघर्ष कर रहे हैं। उसने टकले को घूरा। माफी मांगो, टकले ने अनिच्छा से कहा। माफ करना, ऊपर बात करते हैं, जॉर्ज ने इशारा किया। हम उसके पीछे तीसरी मंजिल पर गए। यहां साफ था, लोग कम थे। बैठो, जॉर्ज ने एक सोफे की तरफ इशारा किया। मैं जॉर्ज हूं, यहां एक सुपरमार्केट चलाता था। तुम कहां से हो? मार्कस ने संक्षिप्त योग से बताया। जॉर्ज ने सर हिलाया। मुझे पता है, विक्टर निर्दयी है। तुम बच गए हो, ये तुम्हारी किस्मत है। तुम सेंटर को नियंत्रित करते हो। मुश्किल से नियंत्रण, जॉर्ज ने कड़वी मुस्कान से कहा। लोगों ने बस मुझे प्रबंधित करने के लिए चुना है। यहां 300 से ज्यादा लोग हैं। खाना, पानी, सफाई, सब समस्याएं हैं। सामान, सुपरमार्केट चौथी मंजिल पर है। कुछ स्टॉक बचा है, लेकिन 300 लोगों के लिए ज्यादा देर नहीं चलेगा। उसने खिड़की से बाहर देखा। अगर बारिश नहीं रुकती है, अगर बचाव नहीं आता है। उसने बात पूरी नहीं की। हम सब समझ गए। तुम रुक सकते हो, जॉर्ज ने कहा, लेकिन नियम मानना होगा। मेहनत में योगदान देना होगा। क्या मेहनत? सामान इकट्ठा करना, व्यवस्था बनाए रखना, और उसने थोड़ी देर रुककर कहा, लाशों को ठिकाने लगाना। लाशें? मैंने अब देखा कि लोग बहुत हैं, लेकिन बुजुर्ग या बच्चे कम हैं। बीमारी, भूखमरी, हिंसा। जॉर्ज की आवाज हर दिन भारी थी। अगर हम उनसे नहीं निपटेंगे तो महामारी फैल जाएगी। तुम उनसे कैसे निपटते हो? जॉर्ज ने खिड़की से बाहर इशारा किया। उन्हें नीचे फेंक दो। सरल, क्रूर, प्रभावी। हमें दवाई चाहिए, मार्कस ने कहा। हम में से एक घायल है। दवाइयां महंगी करेंसी है। जॉर्ज ने सर हिलाया। जब तक क्या? चौथी मंजिल पर एक फार्मेसी है, लेकिन दूसरा गिरोह उसे नियंत्रित करता है। जॉर्ज ने अपनी आवाज धीमी की। नेता को स्कार कहते हैं।
20 कुछ आदमी, सब निराशा में है। फिर से इलाके की लड़ाइयाँ, वो तुम्हारी नहीं सुनते, कोई किसी की नहीं सुनता। जॉर्ज ने कड़वी मुस्कान से कहा, बस एक अस्थायी संतुलन। उनके पास फार्मेसी है, हमारे पास सुपरमार्केट है। हम एक दूसरे के रास्ते से दूर रहते हैं। तुम बातचीत कर सकते हो? बातचीत? जॉर्ज ने हंसी उड़ाई। कल किसी ने 10 एंटीबायोटिक गोलियों के लिए एक रोलेक्स का सौदा किया। तुम्हारे पास सौदा करने के लिए क्या है? हमने एक दूसरे को देखा। हम इतनी जल्दी में निकले थे, थोड़े खाने के अलावा हम कुछ भी कीमती नहीं लाए थे। एक रास्ता है। जॉर्ज ने हमें देखा। मेरी एक काम में मदद करो, मैं तुम्हें दवाई दूंगा। क्या? 5वीं मंजिल पर एक ज्वेलरी की दुकान है। वहां कीमती चीजें, बहुत से सामान के लिए तकास की जा सकती है। लेकिन वो हिचकिचाया। उसके बारे में क्या? वहां भूत है, किसी ने बीच में कहा। कई ग्रुप ऊपर गए, कोई वापस नहीं आया। भूत? मार्कस ने माथे पर बल डाले। पता नहीं, जॉर्ज ने कहा। कुछ ने अजीब आवाजें सुनी, दूसरों ने परछाइयां देखीं। वैसे भी वो कभी वापस नहीं आए। अंधविश्वास, लेकिन इस माहौल में लोग विश्वास करना पसंद करेंगे। हम चेक करेंगे। मार्कस? सच में? जॉर्ज की आंखें चमक उठीं। मैं दवाई तैयार करूंगा। हमने अपना सामान चेक किया। हम में से हर एक ने एक धातु की छड़ और एक फ्लैशलाइट ली। 5वीं मंजिल शांत थी, भयानक रूप से शांत। कॉरिडोर के दोनों तरफ दुकानें थीं, दरवाजे चौड़े खुले हुए थे। अंदर लूटपाट हुई थी। लग रहा है उन्हें पहले ही लूट लिया गया था। ज्वेलरी की दुकान सबसे दूर थी। कांच का दरवाजा सही था। अजीब है, जेक ने कहा। हर दूसरी दुकान तोड़ी हुई है, ये वाली क्यों नहीं तोड़ी गई? निश्चित रूप से अजीब है। मैंने धक्का दिया। बंद है। इसे खोलो, मार्कस ने कहा। जेक ने छड़ कुछ बार घुमाई, ताला टूट गया। एक गंदी बदबू हमारी तरफ आई। हमने फ्लैशलाइट अंदर डाली। फर्श पर लाशें बिखरी हुई थीं। कई दिनों से मरे हुए थे, सड़ रहे थे। ये वो लोग हैं जो वापस नहीं आए। वो कैसे मरे? मैं जांचने के लिए झुका। कोई साफ चोट नहीं थी। जहर दिया गया। मार्कस ने कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक गैस कैनिस्टर बैठा था, वाल्व खुला हुआ था। किसी ने ये जानबूझकर किया था। मैं समझ गया। लोगों को लुभाओ, गैस छोड़ो। कौन इतनी घटिया हरकत करेगा? मैंने बात पूरी ही की थी कि दरवाजा हमारे पीछे से बंद हो गया। हमने मुड़ा। एक छोटी आकृति दरवाजे पर खड़ी थी। एक औरत 30s में एक दुकान के कर्मचारी की यूनिफॉर्म पहने हुए थी। तुम भी चोरी करने आए हो? हम नहीं हैं। मैं बात पूरी कर पाता उससे पहले ही औरत चीखी, एक लाइटर उठाए हुए। तुम सब मरने के लायक हो। गैस! वो इसे जलाने क्या रही है? मत करो। मार्कस धीरे धीरे पास आया। पीछे रहो, वो चीखी। ये मेरी दुकान है, मेरी। तो वो मालिक है, हम चोर नहीं हैं। मैंने समझाने की कोशिश की। झूठे, सब झूठे। वो सिसकियां भरते हुए बोली, मेरा पति खाना ढूंढने गया था, उन्होंने उसे पीट पीट कर मार डाला। मेरी बेटी भूख से मर गई। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम सब की। वो अपना होश खो चुकी है, पति और बेटी मर गए। वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। शांत हो जाओ, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मेरी मदद? औरत तीखी हंसी। बहुत देर हो गई, सब बहुत देर हो गई। हम सब साथ मरेंगे। उसने लाइटर जलाया। नीचे हो जाओ। मार्कस ने छलांग लगाई। उसने लाइटर छीन लिया। औरत चीखी और काटने लगी। जेक ने उसे रोका। नहीं, तुम मुझे मरने क्यों नहीं देते? क्यों? वो गिर गई, सिसकियां भरते हुए। हमने गैस कैनिस्टर बंद कर दिया, हवा के लिए खिड़कियां खोल दी। हम क्या करें? जेक ने पूछा। उसे ले जाओ। नीचे ले जाओ, मार्कस कहता है। हम औरत को नीचे ले जाते हैं। अब वो विरोध नहीं कर रही है, बस रोए जा रही है। जॉर्ज हमें सुरक्षित लौटते देखकर हैरान है। सच में भूत था? भूत नहीं था, मैंने बताया क्या हुआ था। जॉर्ज ने आह भरी। एक और बेचारी आत्मा। ये वक्त लोगों को पागल कर देता है। दवाई जो तुमने वादा किया था, यहां है। उसने एक छोटी सी एंटीबायोटिक की बोतल दी। इसे कम इस्तेमाल करना। हमने उसे धन्यवाद दिया और निकल गए। दूसरी मंजिल पर वापस औरत को एक कोने में बैठा दिया गया है। किसी ने उसे पानी और खाना दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। बस वहां खाली बैठी रही। उसकी तरह बहुत से लोग थे। एक पास के बुजुर्ग ने कहा, परिवार खो दिया, मानसिक रूप से टूट गई, पागल हो गई है। उसने गला काटने का इशारा किया। हमने उस रात पहरे पर बारी बारी से काम किया। सुबह के पास औरत अचानक खड़ी हुई, खिड़की की तरफ चली। मत करो, मैंने उसे रोकने की कोशिश की। बहुत देर हो चुकी थी। वो कूद गई, अंधेरे बाढ़ के पानी में गायब हो गई। एक छपाक तक नहीं हुई।
मैं खिड़की पर स्थिर खड़ा रहा। अंदर एक खोखलापन सा महसूस हो रहा था। ये है प्रलय, डूबना नहीं, भूखे मरना नहीं, बल्कि निराशा से मारे जाना। सुबह 2 और लाशें बिल्डिंग से फेंकी गई। एक बुजुर्ग भूख से मरा, एक बच्चा बीमारी से। जिंदा लोग अब सुन्न हो गए थे। ऐसे नहीं चल सकता, मार्कस कहता है। हमें खुद को बचाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। कैसे? डेविड ने निराश होकर कहा। हर जगह पानी है, हम कहाँ जा सकते हैं? एक नाव बनाओ, मैंने अचानक कहा। सबने मुझे देखा। यहां बहुत सारी सामग्री है, हम एक बड़ी नाव बना सकते हैं। बोलते बोलते मैं और उत्साहित हो गया। तैरने के लिए प्लास्टिक के बैरल, हल के लिए तख्ते। अगर ये मजबूत हुई तो ये दर्जनों लोगों को ले जा सकती है। कहां भी? ऊंची जमीन उत्तर में या बस बहाव के साथ चलो, हमें कहीं ना कहीं सूखी जमीन मिल जाएगी। कम उम्मीद भी उम्मीद ही है, चलो करते हैं। जाके पहला था जिसने जवाब दिया, मैं सहमत हूं। एमिली कहती है यहां मरने का इंतजार करने से बेहतर है। मार्कस ने सर हिलाया, चलो करते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखो। बहुत से लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? हमारे आसपास के निराश आंखों को देखो। एक बार उन्हें पता चला कि एक नाव है तो वो बिना सोचे इसके लिए लड़ेंगे। फिर कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। जब जीने की बात आती है तो मानवता बेकार है। 7वां दिन, नाव बनाने का काम गुप्त रूप से शुरू हुआ। हमने एक दूर दराज का स्टोरेज रूम ढूंढा, सामग्री इकट्ठा करना शुरू किया। प्लास्टिक के बैरल, फोम के डब्बे, तख्ते, रस्सी, जो कुछ भी इस्तेमाल हो सकता था हम ले आए। ये काम नहीं करेगा, मैंने योजना बनाई। पर्याप्त बॉयंसी नहीं है, बहुत कम वजन उठाने की क्षमता। अब क्या? मुझे कुछ याद आया। सेंटर में इन्फ्लेटेबल पूल हैं क्या? मुझे लगता है खेल के सामान की दुकान में कुछ है। एमिली कहती है, बिल्कुल सही। इन्फ्लेटेबल नाव का आधार, इसके चारों तरफ बैरल बांधकर एक्स्ट्रा बॉयंसी के लिए, ऊपर तख्ते। सिद्धांत रूप से 20 लोग आ सकते हैं। सब नई ऊर्जा से काम करते हैं। निराशा में उम्मीद कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, लड़ने के लायक है, लेकिन राज नहीं रहते। उस दोपहर जॉर्ज ने हमें ढूंढ लिया। सुना है तुम लोग एक नाव बना रहे हो। मार्कस शांत रहा। चिंता मत करो, जॉर्ज मुस्कुराया। मैं तुम्हें रोकने नहीं आया हूं, मैं शामिल होना चाहता हूं। 300 लोग, मैं उन सबको नहीं बचा सकता, उसने कड़वाहट से कहा। लेकिन कुछ लोग एक मौके के हकदार हैं। तुम्हें लोग चाहिए। मेरे पास लोग हैं, साथी हैं, मार्कस ने सोचा। ठीक है, नाव में ज्यादा से ज्यादा 30 लोग आ सकते हैं। काफी है, जॉर्ज कहता है। मैं मजबूत और स्वस्थ लोगों को चुनूंगा, बुजुर्ग, कमजोर, बीमार। उसने बात पूरी नहीं की, लेकिन मतलब साफ था, एक क्रूर चुनाव। ज्यादा लोगों के साथ काम तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन मुसीबत भी आई। वो लोग नाव पर क्यों चढ़ रहे हैं, हम भी जाना चाहते हैं। ये अन्याय है। राज खुल गया। भीड़ उत्तेजित हो गई। जॉर्ज सीढ़ियों पर खड़ा हुआ। छोटी नाव, बहुत ज्यादा लोग, सब नहीं जा सकते। जो रुकेंगे मैं उन्हें प्राथमिकता से सामान की गारंटी देता हूं। सामान कब तक चलेगा? बिल्कुल, सब जीना चाहते हैं। माहौल आफरा तफरी में बदल गया। अचानक भीड़ से एक ईंट उड़ी। जॉर्ज के माथे पर सीधी लगी। खून बहने लगा। वो मर गया है। पूरी अफरा तफरी। लोगों ने सामान लूटना शुरू कर दिया, दुकानें तोड़ दी। कुछ ने हिसाब चुकाए, दूसरों ने अफरा तफरी में लूटपाट की। नाव को बचाओ, मार्कस चिल्लाया। हम स्टोरेज रूम की तरफ भागे। बहुत देर हो चुकी थी। एक भीड़ नाव को तोड़ रही थी, सामग्री पकड़ रही थी। रुको, कोई नहीं सुन रहा था। जाके अंदर घुसा, अपनी छड़ घुमा रहा था। उन्होंने वापस लड़ाई की। झड़प में किसी ने एक तेल का ड्रम गिरा दिया। आग, ये तेजी से फैली। सूखी लकड़ी और प्लास्टिक फोम, सब बहुत ज्वलनशील। गाढ़ा धुआं उठने लगा। आंखें नहीं खोल पा रहे थे। भागो! लोग इधर उधर भागे। कुचलना, धक्का मुक्की, चीखें हर जगह। मैं एमिली को बाहर खींच लाया। हमारे पीछे आग भड़क रही थी। हम मुश्किल से दूसरी मंजिल तक पहुंचे। फिर एहसास हुआ कि कोई गायब है। रायन कहाँ है? डैम, वो अभी भी तीसरी मंजिल पर है। रायन कमजोर है, तेज नहीं भाग सकता। मैं आग में वापस भागा। धुएं में कुछ नहीं दिख रहा था। रायन, रायन, खांसते हुए। मैं यहां हूं, आवाज का पीछा करते हुए। मैंने उसे ढूंढ लिया। वो सीढ़ियों पर गिरा हुआ था, धुएं से आधा मरा हुआ। मैंने उसे उठाया और भागा। पीछे आग दहाड़ रही थी। आखिर में बाहर हम दोनों कालिक से ढके हुए थे। धन्यवाद, रायन ने कमजोरी से कहा। आग बढ़ती गई। पूरा सेंटर एक मशाल बन गया। लोग दूसरी मंजिल पर भीड़ लगाए हुए थे, फंसे हुए। ऊपर आग, नीचे पानी। कूदो, किसी ने निराश होकर चिल्लाया। कूदो और मरो।
जलना या डूबना, एक चुनो। वो अपना होश खो चुके थे, सब अपना होश खो चुके थे। लोगों ने कूदना शुरू कर दिया। 1, 2, जैसे डंपलिंग गिर रहे हों। मत कूदो। किसी ने कूदने वालों को पकड़ा। बहाव बहुत तेज है, कूदोगे तो मर जाओगे। तो फिर क्या, जलने का इंतजार करो। धुआं गाढ़ा हो गया। लोगों ने दम घुटने से गिरना शुरू कर दिया। छत, मुझे अचानक याद आया, छत पर एक पानी की टंकी। हाय, एक कमजोर मौका। सब सीढ़ियों पर टूट पड़े। धक्का मुक्की, कुचलना और चीखें। हमने एक दूसरे को सहारा दिया। मुश्किल से चढ़ रहे थे। सीढ़ियां धुएं से भरी हुई थीं। हर कदम नर्क जैसा लग रहा था। आखिर में छत। 100 से ज्यादा लोग छोटी सी छत पर भरे हुए थे। आग भड़क रही थी। धुआं आसमान में उठ रहा था। सब खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। डेविड जमीन पर गिर गया। नाव चली गई। सामान चला गया। आश्रय तक चला गया। हम वैसे भी मर चुके हैं। बेहतर है जल्दी हो। एक आदमी किनारे पर खड़ा था। वो एक दुख भरी मुस्कान के साथ वापस मुड़ा। ये भयानक दुनिया, जीने का क्या मतलब है? वो कूद गया जैसे बांध के दरवाजे खोल दिए हों। एक के बाद एक लोग कूद गए। बस करो, मार्कस दहाड़ा। सब शांत हो जाओ। शांत? एक औरत हिस्टेरिकल होकर चीखी। मेरा बच्चा भूखा मरा, मेरा पति बीमारी से मरा, अब मैं जलने जा रही हूं। तुम चाहते हो मैं शांत रहूं? वो भी कूद गई। निराशा बीमारी की तरह फैल गई। जीने के लिए एक वजह चाहिए, मरने के लिए नहीं। देखो वो क्या है? एमिली ने अचानक इशारा किया। धुएं के बीच मोटर की हल्की आवाज। नावें, नावें आ रही हैं। एक बचाव नाव दिखाई दी, फिर एक दूसरी, एक तीसरी। बचाव, ये बचाव दल है। छत पर सिसकियां और खुशी के नारे गूंज उठे। कुछ ने घुटने टेके और प्रणाम किया। दूसरों ने अपने सर पकड़े, रोते हुए। इस आफत से बचकर हम यहाँ हैं। लोग फ्रैंटिकली हाथ हिलाए और चिल्लाए। नावें सेंटर के पास आईं। बचाव कर्मियों ने मेगाफोन से पुकारा, शांत रहो, हम ऊपर आ रहे हैं। रस्सी की सीढ़ियां नीचे गिरी। बचाव कर्मी ऊपर चढ़ गए। कितने लोग हैं? 1, 2, 3। जॉर्ज ने अपने सर पर घाव को पकड़ा। वो अभी भी जिंदा था। समूह में निकालो, बुजुर्ग और औरतें पहले। आदेश चमत्कारी रूप से लौट आया। कुछ ही पल पहले वो एक दूसरे को मार रहे थे, अब वो आज्ञाकारी रूप से लाइन में लगे थे। उम्मीद के सामने सभ्यता पुनर्जीवित हो गई। हमारी बारी, तुम लोग साथ हो? एक बचावकर्मी ने पूछा। हाँ, मार्कस ने कहा। हम 6 लोग नाव में बैठे बर्बाद सेंटर को दूर होते देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये दूसरा जन्म हो। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन। एक आधुनिक शहर नर्क में बदल गया था। कहाँ भी? मैंने बचावकर्मी से पूछा। खेल परिसर में राहत शिविर, उसने कहा। वहां ऊंची जमीन है। सरकार ने राहत का आयोजन किया है। सरकार, कितने समय से हमने ये शब्द नहीं सुना था। दूसरे इलाकों का क्या? बचावकर्मी रुका। अच्छा नहीं है। ये बारिश बहुत ज्यादा थी। आधे प्रांत में बाढ़ आ गई है। सब ठीक हो जाएगा, है ना? एमिली ने उम्मीद से पूछा। हो जाएगा, उसने कहा। बारिश रुक गई। मैंने अब देखा, सच में रुक गई है। बादल थोड़े अलग हो गए। लंबे समय से खोई हुई सूरज की रोशनी दिखाई दी। पानी टूटे हुए सोने की तरह चमक रहा था, इतना सुंदर कि रोना आ जाए। नाव खंडाहते बीच से गुजर रही थी। मैंने सोचा, सबसे बुरा पीछे छूट गया है। जब तक मैंने शहर का असली चेहरा नहीं देखा। हर जगह मलबा, इमारतें ब्लॉक की तरह गिरी हुई थीं, गाड़ियां ऊंची लगी हुई थीं, पेड़ उखड़ गए थे, फर्नीचर पानी पर तैर रहा था और ऐसी चीजें जिन्हें मैं सोचना नहीं चाहता था। मत देखो, बचावकर्मी ने कहा। लेकिन मैं कैसे ना देखूं? ये शहर जहां मैं 30 साल से ज्यादा रहा, अब पहचाना नहीं जा रहा था। जाने माने स्थान गायब हो गए थे। केंद्रीय चौक एक झील बन गया था। पैदल पथ एक नदी बन गया था। मेरा बिल्डिंग मटेरियल का मार्केट शायद अब नहीं है। कितने बचने वाले हैं? मार्कस ने पूछा। पता नहीं, बचावकर्मी ने सर हिलाया। बहुत बिखरे हुए हैं, कुछ ऊंची इमारतों में, कुछ ऊंची जमीन पर। हम जितना हो सके बचा रहे हैं। एक ऑफिस टावर के पास से गुजरते हुए किसी ने छत पर लाल कपड़ा हिलाया। रुको, कप्तान ने रेडियो से कहा। स्थान को चिन्हित करो, हम वापस आएंगे। इस ग्रुप को पहले सुरक्षित पहुंचाओ। ये उन्हें छोड़ना नहीं है। हमारी उलझन देखकर बचावकर्मी ने समझाया। छोटी नाव ओवरलोड हो जाएगी और हम पलट जाएंगे। बैच में जाना होगा। क्रूर लेकिन तार्किक। आधे घंटे की और यात्रा। पानी का लेवल गिरा। कुछ इमारतों की तीसरी और चौथी मंजिल बाहर निकली। खिड़कियों में आकृतियां हिल रही थीं। लगभग पहुंच गए।
दूर से ऊंची जमीन दिखाई दी, शहर का खेल परिसर। लेकिन जैसे ही हम पास आए, मेरा दिल डूब गया। किनारा लोगों से भरा हुआ था, जो रो रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे, बहस कर रहे थे। सब एक साथ मिल गए थे। अस्थायी टेंट जहां तक नजर जाती थी फैले हुए थे। इतने सारे लोग। एमिली ने हैरान होकर कहा, यह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। बचाव कर्मी ने कहा, जो लोग यहां तक पहुंचे हैं वो किस्मत वाले हैं। नाव रुकी। कर्मचारी तुरंत हमें रजिस्टर करने आए। नाम, उम्र, मूल। पता, कोई बुखार, दस्त, उल्टी के लक्षण, वहां से सामान ले लो। हर व्यक्ति को एक हिस्सा, कोई लड़ाई नहीं, यांत्रिक लेकिन कुशल। हमें एक पानी की बोतल, 2 स्टीम्ड बन्स, एक अचार का पैकेट मिला, बस इतना ही। जैक ने माथे पर बल डाले। शुक्र करो, सामान बांटने वाली औरत ने कहा। लाखों लोग हैं, खाना मिलना ही अच्छा है। वास्तव में चारों तरफ लोगों का समंदर देखकर आदमी, औरतें, बुजुर्ग, जवान, कपड़े फटे हुए, आंखें खोखली, हमने बैठने के लिए एक जगह ढूंढ ली। जमीन गीली थी, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। अब क्या? डेविड ने पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। हम बच गए। फिर क्या? घर चले गए, सामान चला गया। बहुत से लोगों ने परिवार भी खो दिया है। सब ठीक हो जाएगा। एमिली ने हमें सांत्वना देने की कोशिश की। सरकार सब कुछ व्यवस्थित करेगी। लेकिन चारों तरफ देखकर साफ था कि सरकार बहुत ज्यादा बोझ में है। इतनी बड़ी आफत, इतने शरणार्थी। ये एक चमत्कार है कि ये अभी तक नहीं गिरा है। रात होने के बाद हालात और खराब हो गए। काफी टेंट नहीं थे, ज्यादातर खुले में सोए। तापमान गिरा, हल्की बारिश शुरू हुई, साथ में सिकुड़ो। सब सिकोड़ो, धक्का मत दो, फिर से धक्का दोगे और हम पानी में हैं। मेरा कंबल किसने चुराया? अफरा तफरी में विवाद बढ़ गए। तुम बाहरी लोगों ने हमारी जगह ले ली। आफत में अभी भी स्थानीय और बाहरी को बांट रहे हो। बाहरी लोगों को बांटा जाना चाहिए। ये हमारा शहर है। क्षेत्रीय विवाद फूट पड़े। स्थानीय लोगों को लगता है कि बाहरी लोग संसाधन ले रहे हैं। बाहरी लोग भेदभाव महसूस करते हैं। धक्का मुक्की जल्दी ही मारपीट में बदल गई। रुको सब, रुको। आदेश बनाए रखने के लिए काफी लोग नहीं थे। अफरा तफरी आग की तरह फैल गई। कुछ ने चोरी की, दूसरों ने उलझन में लूटपाट की। अपनी चीजों की रक्षा करो, मार्कस ने सतर्क होकर कहा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डेविड का बैग छीन लिया गया। उसका सब कुछ अंदर था। भूल जाओ, मैंने उसे पीछे रोक दिया। वापस नहीं मिल सकता। डेविड गिर गया, आंसू बह रहे थे। ये मेरी पत्नी की फोटो थी, आखिरी वाली, दिल तोड़ने वाली। लेकिन ऐसी कहानियां यहाँ हजारों हैं। आधी रात के बाद अशांति शांत हो गई। थक गए, सब थक गए थे। मैं मार्कस के सहारे बैठा था, रोने की आवाज से घिरा हुआ। खांसी, कराहना, सो नहीं सकता। मार्कस, ये कैसी आफत है। वो सिगरेट पीता है, लेकिन उसने पाया भगवान नाराज है। हम भुगत रहे हैं। क्यों? इसका कोई क्यों नहीं है, उसने कड़वाहट से कहा। जैसे ये पूछना कि बाढ़ क्यों आई ना, ये कितनी बड़ी चीज है। सुबह होने पर ब्रॉडकास्ट की आवाज आई, ध्यान दें। शरणार्थियों, नाश्ता बांटना शुरू हो गया है। कृपया लाइन में लगें। चिकित्सा केंद्र पूरब में है। मरीज तुरंत इलाज करवाएं। लापता लोगों की सूचना बुलेटिन बोर्ड पर लगाई जा सकती है। व्यवस्था धीरे धीरे लौट रही है। हम 1 घंटे तक लाइन में लगे। पतली दलिया और अचार मिला, इतना पतला कि आप अपनी परछाई देख सकें, लेकिन गर्म था। शुक्र करो। मार्कस कहता है, 1 हफ्ते पहले के बारे में सोचो। किसने सोचा था कि गरम दलिया एक वरदान होगा? सच में। दलिया पीते हुए मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं जो कूद गए, डूब गए, जल गए। वो बचने के कितने करीब थे, कितने करीब। देखो, एमिली इशारा करती है। एक हेलीकॉप्टर गुजरा, एक बड़ा जाल ले जा रहा था। अंदर सामान था। भीड़ चिल्ला उठी, सामान, सामान आ रहा है। लेकिन हेलीकॉप्टर उतरा नहीं और दूर उड़ गया। हमारे लिए क्यों नहीं? उनके पास कनेक्शंस होंगे। अनुचित। शिकायतें बढ़ने लगी। सब जानते थे सामान सीमित है, ज्यादा नाजुक इलाकों को प्राथमिकता देनी होगी। लेकिन जानना एक बात है, स्वीकार करना दूसरी। दोपहर में सूरज निकल आया। लंबे समय से खोई धूप हमारी त्वचा पर गर्म लग रही थी। पानी का लेवल धीरे धीरे गिर रहा था। कुछ इमारतों का और हिस्सा बाहर निकल आया। पानी कम हो रहा है। कुछ लोग खुश हुए, लेकिन बड़ी समस्याएं आनी बाकी थीं। पानी हटने पर कीचड़ में क्या दिखा? लाशों की बदबू फैलने लगी। उनसे जल्दी निपटना होगा। चिकित्सा कर्मचारी व्यस्त हो गए, वरना महामारी फैल जाएगी।
दोपहर में उन्होंने वॉलंटियर्स भर्ती किए, स्वस्थ पुरुष सफाई में मदद करने के लिए। मुआवजा है, एक्स्ट्रा खाना। हम 6 लोग शामिल हो गए। काम सरल है, मलबा हटाओ, लाशें हटाओ, गंदा, थकाने वाला, खतरनाक। लेकिन उस एक्स्ट्रा खाने के लिए हर कोई काम के लिए लड़ रहा था। मुझे ट्रांसपोर्ट टीम में लगाया गया। पहली बार इतने सारे मरे हुए लोगों के इतने करीब। मेरा पेट खराब हो गया। उल्टी खत्म करो, काम पर लगो। टीम लीडर ने बिना किसी भाव के कहा, आज ये इलाका साफ करो। यांत्रिक रूप से उन्हें हटा रहे थे। मत सोचो वो कौन थे, उनकी कहानियां, बस नंबर 1, 2, 3। जैसे ही सूरज ढलने लगा, मैं सुन हो चुका था। आज के लिए बस इतना ही, लीडर ने कहा। कल जारी रखेंगे। अपना मुआवजा ले लो। 2 बन, 1 अचार का पैकेट, 1 पानी की बोतल। आम रेशन से दुगना। क्या ये सही है? जाके कहता है अपना बुन चबाते हुए। क्या ये सही है? उस रात मुझे बुरे सपने आए। लाशें जिंदा हो गईं। पूछ रही थी मैं जिंदा क्यों हूं। मैं जागा तो देखा मैं अकेला नहीं हूं। बहुत से लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, नींद में बात कर रहे थे। जिंदा लोग भी नर्क से गुजर रहे थे। सब ठीक हो जाएगा, एमिली फुसफुसाई। पता नहीं किसको सांत्वना दे रही थी। क्या होगा? पहली बार तारों को देखकर वो बहुत दूर लग रहे थे, उस जिंदगी की तरह जो हमने जी थी और कभी वापस नहीं आएगी। 10वां दिन। चमत्कारी रूप से बारिश पूरी तरह रुक गई। सूरज ऊंचा चमक रहा था। पानी का लेवल हर दिन 1 मीटर से ज्यादा गिर रहा था। इस रफ्तार से 1 और हफ्ता और ये खत्म हो जाएगा, मार्कस कहता है। लेकिन कोई खुश नहीं था। पानी हटने से तबाही दिखाई दी। कीचड़ हर चीज को ढक चुका था। इमारतें गिर गई थीं, गाड़ियां मुड़ गई थीं, पेड़ गिरे हुए थे, और सबसे भयानक, ब्रॉडकास्ट ने और वॉलंटियर्स भर्ती किए। सफाई तेज करनी होगी। ब्रॉडकास्ट दिन में कई बार होता था। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे थे, किसी और चीज के लिए नहीं, बस उस एक्स्ट्रा राशन के लिए। मैं ट्रांसपोर्ट टीम के साथ जारी रहा। इन दिनों के बाद मुझे आदत हो गई थी, या कहो सुन हो गया था। आज हम सेंट्रल हॉस्पिटल साफ करेंगे, लीडर ने कहा। खुद को तैयार करो। हॉस्पिटल्स सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। शुरुआत में बहुत से लोग वहां भागे थे। नतीजा, इमरजेंसी हॉल के दरवाजे खोलते ही बदबू ने हमें लगभग बेहोश कर दिया। अंदर का दृश्य मैं दोबारा वैसा कुछ नहीं देखना चाहता। रुके रहो, लीडर भी कांप रहा था। हर घंटे बदलो। वो घंटा सड़ी जैसा लगा। बाहर आकर सबने उल्टी की, भगवान को कोसने लगे। कोई रोकर टूट गया। किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि हर कोई टूटने की कगार पर था। दोपहर में एक हादसा हो गया। लाशें हटाते वक्त एक वॉलंटियर को चोट लग गई। घाव सीवेज के संपर्क में आ गया। 2 घंटे बाद बुखार शुरू हो गया। मेडिकल स्टेशन ले गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। दवाई, उपकरण, स्टाफ की कमी थी। शाम तक वो मर गया। अब से ग्लव्स और चेहरा ढककर रखना, लीडर ने घोषणा की। जो नहीं सुनेगा वो अपनी जिम्मेदारी पर। ग्लव्स, मास्क खाने से ज्यादा कीमती। हाथों को कपड़े की पट्टियों से लपेटो। चेहरा ढकने के लिए कपड़े फाड़ो। मार्कस ने तरीका ढूंढ लिया। कच्चा तरीका, लेकिन कुछ ना होने से बेहतर। 12वां दिन। आखिरकार अच्छी खबर आई। ऊपर से मेडिकल टीम भेजी गई और सामान। सच में दोपहर में कॉन्वॉय आया। मिलिट्री ट्रक्स एक के बाद एक। वितरण केंद्र बढ़कर 10 हो गए। हर कोई जरूरी चीजें ले सकता था। लाइन अनंत थी, लेकिन व्यवस्थित। उम्मीद लोगों को सभ्य बनाती है। हमें तौलिया, साबुन, डिसइंफेक्टेंट और बदलने के लिए कपड़े मिले। आखिरकार नहा सकते हैं। एमिली की आंखों में आंसू आ गए। अस्थायी शावर स्टॉल पर लंबी लाइन लगी थी। ठंडा पानी, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। दिनों की गंदगी धो रहे थे। हर कोई हल्का महसूस कर रहा था। सपने जैसा, जेक कहता है। हाँ, 10 दिन पहले किसने सोचा था कि नहाना एक ऐश होगा। उस रात आग जलाई गई। कुछ ने गाया, कुछ ने नाचा। बचने की खुशी भीड़ में फैल गई। हम सच में बच गए, डेविड बुदबुदाया। हाँ, मार्कस ने सिगरेट जलाई। बच गए, लेकिन अब क्या? अपने घर फिर से बनाएंगे। ब्रॉडकास्ट से आवाज आई। हम अपने घर फिर से बनाएंगे। फिर से बनाना आसान लगता है। आसपास के खंडर देखो, इसमें कितना वक्त लगेगा? लगेगा, एमिली ने दृढ़ता से कहा। जब तक लोग यहाँ हैं, कुछ भी फिर से बनाया जा सकता है। वो सही है। लोग जिंदा हैं, मतलब उम्मीद जिंदा है। 15वां दिन।
पानी ज्यादातर चला गया। शहर का ढांचा बाहर निकला, जख्मी लेकिन अभी भी खड़ा। जनसंख्या गिनती शुरू हुई, रजिस्ट्रेशन, अस्थायी आवास व्यवस्था। हमें प्रीफैब यूनिट्स दी गईं, एक कमरे में 4, साधारण लेकिन आश्रय। हॉलवे से बेहतर है, डेविड ने संतुष्टि से कहा। सच में, बिस्तर, कंबल, छत, हम शुक्रगुजार हैं। रायन की सेहत सुधारी, उसने भी काम करना शुरू कर दिया। हमेशा तुम लोगों पर निर्भर नहीं रह सकता, उसने शर्माते हुए कहा। हम भाई हैं, जेक ने उसके कंधे पर। तप आया। भाई, मौत का सामना करने के बाद इस शब्द का वजन अलग होता है। 20वां दिन, मार्केट फिर से शुरू होने लगा। पहले कंधे पर डंडा रखने वाले विक्रेता, फिर अस्थायी दुकानें। कीमतें आसमान छू रही थीं, लेकिन चीजें मिल रही थीं। अंडे, ताजे अंडे, सब्जियां, हरे साग, मूली। सभ्यता थोड़ी थोड़ी करके लौट रही थी। मैंने काम के पैसों से अंडे खरीदे, उबाले, सबके साथ बांटे। बहुत अच्छा है। रायन की आंखों में आंसू आ गए। सिर्फ एक उबला अंडा, लेकिन जो लोग नर्क से गुजरे हैं उनके लिए ये स्वर्ग का स्वाद है। 1 महीने बाद बिजली थोड़ी वापस आई। जैसे ही लाइट आई, पूरा कैंप झूम उठा। बिजली है, बिजली है। लोग गले मिले और रोए। रोशनी कितनी कीमती है। खबर देखो, किसी ने टीवी चलाया। दूसरे आफतग्रस्त शहरों की तस्वीरें। तो ये सिर्फ हम नहीं हैं, पूरा प्रांत, देश का आधा हिस्सा इसी कष्ट से गुजर रहा है। लेकिन सब फिर से बना रहे हैं। केंद्र सरकार ने पुनर्निर्माण के लिए 100 अरब आवंटित किए। हर जगह से सामान आ रहा है। आफत के बाद का पुनर्निर्माण पूरी तेजी पर। उम्मीद फैल रही है। 2 महीने बाद मुझे काम मिल गया। कंस्ट्रक्शन साइट, ईंटें धोना। थकाने वाला लेकिन आमदनी है। वापस पुराने धंधे में। मैं कड़वाहट से मुस्कुराया। मटीरियल नहीं बेच रहा, लेकिन अभी भी कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हूं। मार्कस कैंप में मैनेजर बन गया। जेक और एमिली ने एक छोटा रेस्टोरेंट खोला। डेविड लोगों के लिए अप्लायंसेस ठीक करता है। रायन को क्लरिकल काम मिला। हर कोई जीने के लिए मेहनत कर रहा है। 3 महीने बाद अस्थायी कैंप का स्थानांतरण शुरू हुआ। नया आवासीय इलाका पूरा हो गया। जो योग्य है वो शिफ्ट होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम 6 लोगों ने साथ में आवेदन किया। एक ही बिल्डिंग मिली, साधारण आवास। लेकिन शिफ्ट होने वाले दिन खाली कमरे को देखकर एमिली रोई। आखिरकार एक घर है। हाँ, हमारे पास एक घर है। बालकनी पर खड़े होकर हम दूर नई शहर बनती हुई देख सकते हैं। खंडरों से उगता एक नया शहर। ये पहले से बेहतर होगा, मार्कस कहता है। मुझे विश्वास है, क्योंकि सबसे अंधेरे पलों का अनुभव करने के बाद ही आपको पता चलता है कि रोशनी कितनी कीमती है। 1 साल बाद मैंने नए इलाके में एक बिल्डिंग मटीरियल की दुकान फिर से खोली। धंधा अच्छा है, हर कोई फिर से बना रहा है। मटीरियल की मांग बहुत है। मार्कस अक्सर आता है, अपनी नई गर्लफ्रेंड को लाता है। जेक और एमिली का रेस्टोरेंट बढ़ गया है। कई लोगों को काम पर रखा है। जवान कपल हमेशा की तरह प्यार करने वाला है। डेविड को उसका खोया हुआ बेटा मिल गया। बाप और बेटा एक दूसरे पर निर्भर हैं। रायन ने सिविल सर्विस एग्जाम पास किया, सिविल अफेयर्स में काम करता है। सबकी नई जिंदगी है, लेकिन कोई उस तूफान को नहीं भूला। जब भी बारिश होती है हम तनाव में आ जाते हैं। हर मौसम की भविष्यवाणी पर हम थोड़ा और स्टॉक कर लेते हैं। सदमा भरने में वक्त लगता है। बॉस, वाटरप्रूफिंग मटीरियल कितने का है? एक कस्टमर।